हेलो बच्चों, आज हम अपनी वन शॉट रिवीजन सीरीज के अंदर कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन दो छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब 4 नंबर आज हम पक्के करने वाले हैं। बच्चों, मैं इन दोनों टॉपिक को पूरा का पूरा थ्योरी का रिवीजन कराते हुए, आपको इलस्ट्रेशन कराते हुए, फिर मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें 1500 टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज है। आप लोगों को उनमें थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो तो उसी क्वेश्चन के नीचे क्लिक हियर फॉर द सॉल्यूशन का एक ऑप्शन दे रखा होगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना बच्चों, आपके सामने एक वीडियो ओपन होगा और वो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आप जब ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो एक एक कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है बच्चों। 4 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे इन दोनों टॉपिक से, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। पहले कैलोरीमेट्री से स्टार्ट करेंगे, देन थर्मल एक्सपेंशन हम कंप्लीट कर रहे होंगे। बच्चों, कैलोरीमेट्री में सबसे पहले हम बात करने वाले हीट के बारे में। हीट क्या होता है? हीट बच्चों एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। एनर्जी दैट फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम इज कॉल्ड द हीट। बच्चों, एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 के बराबर है और दूसरा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T2 के बराबर है। अगर बच्चों ये T1 जो है ना T2 से बड़ा है, तो हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम से लो टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ जो एनर्जी का फ्लो होगा उसको हम बच्चों हीट बोलते हैं। ठीक है, तो हीट क्या है? हीट भी एक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, दो सिस्टम के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का फ्लो होता है, हम उस एनर्जी को हीट बोलते हैं, और इस फ्लो को हम हीट ट्रांसफर बोलते हैं, जो कि एक नया चैप्टर हम आगे जाके कवर करेंगे। बच्चों, हीट क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है तो इसकी यूनिट जूल भी होती है, और इसकी जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है यूनिट वो होती है बच्चों कैलोरी। तो कैलोरी, जूल तो हमें समझ में आता है क्योंकि वर्क की यूनिट भी जूल होती है। ठीक है, कैलोरी जो होता है वो कितना हीट होता है कि हम उस हीट को एक कैलोरी बोले। तो चलो बच्चों, एक कैलोरी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 ग्राम ऑफ वाटर टू राइज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आप लोगों को देना पड़ता है ना बच्चों, उसको हम 1 कैलोरी बोलते हैं। कई बार हम इसको ऐसे शॉर्ट में इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, लेकिन 1 कैलोरी को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन किया गया बच्चों? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक एटमोस्फेरिक प्रेशर पे चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करते हो उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। तो जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो बच्चों, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर एक यूनिट चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बोलो या 1 केल्विन का चेंज लाना है, क्योंकि देखो डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल जो होते हैं ना बच्चों, उनका टेम्परेचर का चेंज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन का अगर टेम्परेचर का चेंज करना है 1 ग्राम पानी में, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी ना उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। अगर 10 ग्राम का पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी बच्चों आप लोगों को? 10 कैलोरी के बराबर। समझ में आया? तो 1 कैलोरी हीट समझ में आ गई मेरे ख्याल से। चलो बच्चों, ये जो कैलोरी होती है ना, 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? जो काम आप हीट देके कर सकते हो वही काम आप वर्क करके भी कर सकते हो। जो काम आप हीट देके कर सकते हो वही काम आप वर्क करके भी कर सकते हो। जो काम 1 कैलोरी हीट कर सकती है ना, उतना ही वही सेम चीज, सेम इफेक्ट 4.18 जूल वर्क कर सकता है। जैसे 1 कैलोरी हीट से आप वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर सकते हो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर। ठीक है, तो 4.18 जूल वर्क करके भी आप सेम काम कर सकते हो। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दोगे, तो 1 कैलोरी किसके बराबर हो गया? 4.18 जूल वर्क के बराबर हो गया। यहां पे बच्चों कई बार एक रिलेशन दिया जाता है वर्क और हीट के बीच में, W इज इक्वल टू J इंटू क्यू। आप इस Q को रख रहे हो तो कैलोरी में, और W को रख रहे होते बच्चों जूल में। ठीक है, और इसको J को बोला जाता है बच्चों मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है अपन लोगों को। अच्छा, ये सारे के सारे जो नोट्स है बच्चों आपको जीमेल ड्राइव पे मिल जाएंगे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इनका रिवीजन करने के लिए नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। जे की जो यूनिट होती है ना बच्चों, वो जूल पर कैलोरी होती है। ठीक है, जे की जो वैल्यू होती है वो 4.18 जूल पर कैलोरी के बराबर होती है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सर आप यहाँ भी तो जे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये 4.18 जूल पर कैलोरी, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट है। बस ये नया नाम है, टर्म है, इस वजह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, तो जे जो होता है 4.18 जूल पर कैलोरी होता है। ओके, अब बच्चों जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हो ना, तो उसकी दो चीजें होती हैं। हीट लेके सब्सटेंस अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, या फिर क्या होता है, हीट लेके सब्सटेंस अपना फेस चेंज करता है। बच्चों इनमें से एक चीज एक बार में हो रही होती है। जैसे अगर एक सब्सटेंस को आपने हीट दी और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका फेस चेंज नहीं होगा, और जब फेस चेंज हो रहा होगा बच्चों तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हीट देने के जो इफेक्ट है बच्चों, हीट देने के बाद या कोई सब्सटेंस हीट लेने के बाद उस हीट का करता क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि एक सब्सटेंस है कोई, जिसका मास बच्चों कितना है? m के बराबर। ठीक है, मास सब्सटेंस का m के बराबर है,
और इसका टेम्परेचर बच्चों टी के बराबर था। आपने क्या किया, इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दी, ठीक है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दी, तो हीट लेके बच्चों इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मान लो टी प्लस का डेल्टा टी के बराबर हो गया, टेम्परेचर बच्चों बढ़ गया। तो अब इस डेल्टा टी में और डेल्टा क्यू में क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बच्चों जो हीट आपने दी है ना, एक तो वो सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करेगी, क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा पानी गर्म कर रहे हो, ज्यादा पानी गर्म कर रहे हो, तो आपको गैस का जो बर्नर होता है ना, गैस को ज्यादा देर तक ऑन रखना पड़ेगा ज्यादा पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। तो जो अमाउंट, अच्छा ये क्यू को थीटा मत समझना, ठीक है, ये क्यू है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप जो दे रहे हो बच्चों, वो एक तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और अमाउंट ऑफ हीट जो आप दे रहे हो ना बच्चों, वो एक और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितना गर्म करना चाहते हो। भाई अगर तुम्हें जस्ट गुनगुना करना है तो थोड़ी देर रखना पड़ेगा गैस पे, अगर तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको ज्यादा देर रखना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस पे, कि कितना ज्यादा सब्सटेंस का मास है और कितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो। तो यहां से बच्चों जो डेल्टा क्यू आ जाता है ना, वो हमारे पास एम एस डेल्टा टी आ जाता है। अभी एक नया टर्म आ गया बच्चों ना, एस। तो ये क्या चीज है बच्चों, इसको मैं एक बार में डिफाइन कर देता हूं। पेशेंस के साथ देखो, अगर अच्छा कंटेंट चाहिए, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, या हु अल्लाह नहीं मिलेगा, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जिससे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अगर आप पेशेंस के साथ पढ़ने को तैयार हो तो ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। और अगर आपको थ्योरी को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर मैंने इस चैनल पर पढ़ाई नहीं है, इस वजह से मैं पहले इनका वन शॉट रिवीजन करा रहा हूं बच्चों। एस जो होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं बच्चों ना इसको। और ये बच्चों सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ये जिस भी सब्सटेंस, अगर आपने सब्सटेंस चेंज कर दिया ना, तो ये एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दी सब्सटेंस, किसको आप हीट कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है ना बच्चों, उसके लिए अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। अगर आपने दो अलग अलग सब्सटेंस को हीट कर रहे हो ना बच्चों, उनके एस अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको स्पेसिफिक हीट को, अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, टेम्परेचर चेंज दे रखा हो, मास दे रखा हो, तो बच्चों मैं अमाउंट ऑफ हीट बता पाऊंगा कि इस टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अब जो ये एस आया ना बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई हमारे पास एम डेल्टा टी बच्चों बन जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पे जो एस फॉर द वाटर होता है ना बच्चों, वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या पर केल्विन भी लिख सकते हो। तो एस फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो एच डब्ल्यू हो जाएगा बच्चों 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो आपको बच्चों 1 किलो कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, और 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो सिर्फ 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। बच्चों ये जो एस फॉर द वाटर है ना, ये और किसके बराबर हो जाएगा, 4.2 बोल देते हैं, 1.8 की जगह पे कई बार 2 यूज कर लेते हैं, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर जूल में यूज करना है तो आप इसको यूज कर लोगे, ठीक है। और देखो बच्चों एस फॉर द आइस जो होता है ना, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो स्टीम के बराबर होता है, ठीक है। और बच्चों ये बराबर होता है वाटर का डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ना, उसका आधा होता है किन किन का, आइस और स्टीम का। तो आइस और स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो वाटर का हीट कैपेसिटी का आधा होता है। क्या आप लोग इन चीजों को याद रखोगे? ओके, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा, कई बार बच्चों होता क्या है, समटाइम्स ये जो एस है ना बच्चों, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा होता है। टेम्परेचर का अगर फंक्शन दे दिया जाए, टेम्परेचर का ध्यान रखना, फिर ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जो डेल्टा क्यू आ जाएगा ना, वो एम बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस जो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है दैट इनटू डीटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, और इस इंटीग्रेशन से आपको डेल्टा क्यू मिलेगा, ठीक है। ये बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर जेई मेन वगैरह में आप इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एस जो है टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा हो। चलिए बच्चों, अब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को और अच्छे से समझते हैं, और एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, दोनों को समझते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास एस का जो फॉर्मूला आया हमारे पास, वो आया था डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी के बराबर, क्योंकि डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, एम एस डेल्टा टी के बराबर। तो एस हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी के बराबर। अगर मैं मास की वैल्यू 1 यूनिट ले लूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मास कितना ले लिया भाई, मास जो है बच्चों मैंने 1 यूनिट के बराबर ले लिया, एंड मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, एंड टेम्परेचर चेंज भी बच्चों मैंने 1 यूनिट के बराबर ले लिया, ठीक है। तो मैं यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट से चेंज कर रहा हूं, देन अमाउंट ऑफ हीट जो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी ना, वो उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, हीट जो नीड होगी बच्चों ना, नीडेड, इज इक्वल टू स्पेसिफिक, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है बच्चों, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर मैं इसको 1 यूनिट रख दूं, ठीक है, इसको मैंने 1 यूनिट रख दिया,
इसको भी बच्चों मैं 1 यूनिट रख देता हूँ ना, 1 यूनिट मैंने इसको भी रख दिया, तो जो एस होगा ना बच्चों वो डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा, जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होगा वो डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। और यूनिट ध्यान रखना है स्पेसिफिक कैपेसिटी की, यूनिट होती है बच्चों कैलोरी पर ग्राम या किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है बच्चों एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये भी आपको साथ ही साथ निपटा देते हैं इसको ना। तो हीट कैपेसिटी बच्चों सी से रिप्रेजेंट होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों मान लो एक सब्सटेंस है जिसका मास नहीं दे रखा, लेकिन आपको दे रखा है कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करके आपने इसका टेम्परेचर टी से टी प्लस का डेल्टा टी कर दिया। तो बच्चों ये डेल्टा क्यू जो है ना इसको आप सी डेल्टा टी करके लिख सकते हो। तो ये जो सी होता है ना बच्चों, इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो सी की वैल्यू बच्चों एम इंटू एस के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? हाँ भाई, सी की वैल्यू एम इंटू एस के बराबर आ जाएगी। तो एम इंटू एस जो होता है ना उसी को हम जो है हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जो यूनिट होगा ना बच्चों सी का, यूनिट ऑफ सी, तो ये आएगा बच्चों आपके पास क्या आएगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, यही आएगा, और जूल पर डिग्री सेल्सियस ये आएगा। तो इसमें बस मास का टर्म पर किलोग्राम या ग्राम नहीं आ रहा होगा बच्चों, उससे समझ जाना। कई बार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, वो बोलते तो हीट कैपेसिटी है लेकिन यूनिट दे रखी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो जो यूनिट है ना बच्चों उस पर बहुत जरूर ध्यान देना, आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कैलोरीमेट्री के इस वाले पार्ट से। देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को ना, जो मैंने पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा अप्लाई करना सीखते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया क्या वो हमें अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इन अ ब्रास कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर टू 90 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम पानी बच्चों एक ब्रास कैलोरीमीटर में दे रखा है, एक कंटेनर मानते हैं, एक कंटेनर में दे रखा है। कितना पानी दे रखा है बच्चों, 20 ग्राम है। कितने टेम्परेचर पे दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। और कंटेनर का क्या दे रखा है, वाटर इक्विवेलेंट। ये तो नया टर्म आ गया सर, ये तो आपने पढ़ा है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन में इसको इंक्लूड किया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर टू 90 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक मेरे को टेम्परेचर को चेंज करना है। देखो जब मैं पानी को गर्म करूंगा तो पानी जिस कंटेनर में रखा है वो कंटेनर भी गर्म होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो मैं हीट दूंगा ना वो पानी को गर्म करने में तो जाएगी जाएगी, साथ ही साथ कंटेनर को भी हीट कर रही होगी। तो कंटेनर को हीट कर रही होगी तो कंटेनर के बारे में तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, बस एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है। तो इसका मतलब देखो काफी हद तक आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो कंटेनर है ना बच्चों वो उसी तरीके से हीट ले रहा होगा अपना टेम्परेचर चेंज करने के लिए जैसे 10 ग्राम पानी लेता है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कंटेनर की जगह पे आप 10 ग्राम पानी कंसीडर कर लो, तो कंटेनर उसी तरीके से हीट लेगा अपना टेम्परेचर चेंज करने के लिए जैसे 10 ग्राम पानी ले रहा है। तो इस 10 ग्राम पानी को हम उसका वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट का बच्चों मतलब ये होता है जो भी सी है ना ऑब्जेक्ट का, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो सी मतलब स्पेसिफिक नहीं, हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जब हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर के बराबर हो जाता है ना बच्चों, तो उस ऑब्जेक्ट को आप उस वाटर से रिप्लेस कर सकते हो जिसका हीट कैपेसिटी उस ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। तो यहां से आपके पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, इसी को हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं बच्चों ना। तो ये MW जो दे रखा है ना 10 ग्राम जो दे रखा है बच्चों, वो हमें वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, मतलब कंटेनर की जगह पे 10 ग्राम पानी कंसीडर कर लेना। तो बच्चों अब हमें करना क्या है कि 20 ग्राम तो हमारे पास पानी है, ठीक है, जिसको हमें हीट करना है, और साथ ही साथ 10 ग्राम क्या हो गया और पानी कंसीडर कर लेना कंटेनर की वजह से। और इसका टेम्परेचर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस था इसको मुझे बढ़ा के कर देना है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली मुझे एक तरीके से 30 ग्राम पानी के साथ डील करना है और उसका टेम्परेचर 10 से 90 कर देना है। तो जो डेल्टा क्यू आएगा ना बच्चों वो MS डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब मुझे अच्छा कई बार क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट नहीं दे रखा होता, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा होता है, तो फिर हम दोनों के लिए अलग अलग लगा देंगे, लेकिन इसमें तो हमने क्या है उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे जो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास वो 30 ग्राम, यूनिट का ध्यान रखना बच्चों। तो अब इसको मुझे अगर कैलोरी में आंसर फाइंड करना है तो मैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, वाटर के लिए तो यही होता है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों 90 माइनस का 10 के बराबर, 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज आया है। देखो ग्राम से बच्चों यहाँ पे ग्राम कट जाएगा और ये 80 हो जाएगा, तो 8 × 24 और ये 2400 कैलोरी बच्चों हीट हमारे पास आ जाएगी। तो 2400 कैलोरी हीट बच्चों मेरे को यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस करने में। क्या ये क्वेश्चन आप सारे बच्चों को समझ में आ गया? इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Water is falling from 100 meter height in a waterfall at a rate of 200 kilogram per second. Find the rise in the temperature of the water when it strikes the ground. Assume that the 20% of the kinetic energy during strike is lost to the surrounding. बच्चों
96-97% बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। मतलब ना ये इतना अमेजिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से बच्चों इस वाले क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए रखा है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि वाटर जो है ना बच्चों 100 मीटर ऊपर से गिर रहा है, तो जब 100 मीटर ऊपर से गिरेगा तो तुम्हें पता है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसके पास। जब वो जमीन से टकराएगा तो वो रुक जाएगा, टकरा के रुक गया, ठीक है। तो जब वो रुकेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो रही है ना उसमें से 20% तो लॉस हो जा रही है और 80% यूज कर रहा है वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसमें उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा वाटर का जब वो नीचे जाके टकराएगा। समझ में आई वाली बात? तो यहाँ पे 80% एनर्जी यूज हो रही है। ये वाला पार्ट बच्चों मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो वाटर में से 200 किलोग्राम पर सेकंड की रेट से पानी गिर रहा है, 100 मीटर ऊपर से गिर रहा है, और आपको बताना है कि नीचे पानी जब जमीन से टकराएगा तो उसके टेम्परेचर में कितना राइज होगा अगर वो 80% एनर्जी को यूज कर ले रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक है। जो चीज अगर देखो तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट लगे कमेंट जरूर कर देना यार ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना। मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं ये कहूंगा कि देखो m किलोग्राम वाटर कंसीडर कर लेता हूं, या m ग्राम, या जो भी मतलब ना, m ले लिया मैंने अमाउंट, ठीक है, जिसको मैं गिरा रहा हूं नीचे, ठीक है। अब ये गिर कितना रहा है बच्चों नीचे, यहाँ पे आएगा ये 100 मीटर नीचे आ रहा है। तो 100 मीटर जब ये नीचे आएगा तो इसका टेम्परेचर मान लो T के बराबर था यहाँ पे ना। तो 100 मीटर जब नीचे आएगा तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T से T प्लस का डेल्टा T के बराबर हो गया, टेम्परेचर डेल्टा T से चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको जो हीट मिली है वो कौन सी मिली है, तो जो इसको जो हीट मिली है ना डेल्टा क्यू जो मिला है बच्चों, वो mgh, इतनी हीट, इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके पास नीचे गिरेगा तो उसका 80% बच्चों, क्योंकि सारी एनर्जी ये टेम्परेचर चेंज करने के लिए यूज नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ mgh का 80% एनर्जी को ये टेम्परेचर चेंज करने के लिए यूज कर रहा है। और क्या मैं इसको ms डेल्टा टी के बराबर कर सकता हूं, ms डेल्टा टी के बराबर कर दिया। जो अमाउंट ऑफ हीट जो टेम्परेचर चेंज करने के लिए यूज हो रही है उसको मैंने ms डेल्टा टी के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ी गलती होती है हमारे बच्चों से, क्या गलती होती है, वो जो है ना m को m से काट देते हैं। आप बोलोगे सर क्यों m को m से क्यों नहीं काट सकते, m तो बराबर है। देखो बच्चों ध्यान देना, ये जो है ना बच्चों ये ऐसा यूनिट है, मतलब ना यहाँ पे जो भी आपने यूज किया है ना वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड में यूज किया है। और यहाँ पे कई बार बच्चा क्या कर रहा होता है, जो स्पेसिफिक हीट यूज कर रहा होता है ना वो ग्राम में, पर ग्राम वाली यूनिट में यूज कर रहा होता है। तो बस यहाँ पे एक ध्यान रखना कि आपको जो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला यूज करना है वो पर किलोग्राम वाला यूज करना है, तो तब आप m को m से काट दोगे। तो देखो ये m किलोग्राम में, अगर आप इसको किलोग्राम में ले रहे हो तो s को भी आपको किलोग्राम में पुट करना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर तुम आ जाओ तो यहाँ पे मैंने ना मास को ग्राम में पुट किया है, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला कौन सा रखा है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। तो अगर मैं मास को ग्राम में रखता हूं तो स्पेसिफिक हीट में भी पर ग्राम वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, और मैंने आपको यहाँ पे दिखाए भी है सारे के सारे फॉर्मूले ना। तो जैसे एस फॉर वाटर जो होता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, एस फॉर वाटर 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला एस का यूज करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब आप एम से एम को काट सकते हो। तो m इंटू जी की वैल्यू बच्चों 10 ले रहा हूं, इंटू h जो कि 100 के बराबर है, इंटू 0.8, 80% हो गया ना इसका। m बच्चों इसको किलोग्राम में रख रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं s की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे 1 किलो कैलोरी, तो 10⁻³ कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। अच्छा एक चीज का ध्यान और देना होगा, यहाँ पे हम इसको कैलोरी में नहीं रख सकते इसको, क्यों, ये जो है ना mgh ये जूल में है ना, ये जूल में, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कैलोरी की जगह पे बच्चों हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पूरा जो mgh है वो जूल में, तो हमें ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4.2 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस आएगा बच्चों हमारे पास ना। अब आप m को m से काट सकते हो। तो दो चीजों का ध्यान रखना है इसमें, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों कई बार ये जो 4.2 आ रहा होता है ना, तो g की वैल्यू 9.8 यूज करके एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि ये जो 4.2 है ना 7 से कटता है और 9.8 भी 7 से कटता है। तो कई बार ऐसा करके बच्चों आंसर सही आ जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास, वो आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 800 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 10⁻3, ठीक है। इससे मैं इसको काट दूंगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू पॉइंट, इसको पॉइंट को हटा लिया बच्चों मैंने, कुछ 0.2 के करीब आ रहा होगा, 0.19 डिग्री सेल्सियस के करीब आ रहा होगा ना। ऐसे करके बच्चों कुछ आंसर इसका आ जाएगा। कैलकुलेशन बच्चों आप लोग अपने लेवल पे एक बार चेक कर लेना। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर आएगा। ऐसे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके अब आते हैं बच्चों फेस चेंज में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हीट देके टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। अब बात करने वाले बच्चों फेस कैसे चेंज होता है। बच्चों जो फेस चेंज होता है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। जब फेस चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप जो हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं होगी, ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जब तक पूरा फेस चेंज
ना हो जाए। तो एक सब्सटेंस है, m मास है उसका, और उसका पहले फेज था फेज 1, जैसे मान लो सॉलिड था और आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो बच्चों देखो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो ज्यादा पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होता है। अगर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है उनको मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने के लिए। ऐसे जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो गैस में तो आप बिल्कुल ही उनके बीच में मतलब काफी ज्यादा गैप बढ़ाना पड़ता है आपको ना, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन खत्म करना पड़ता है। तो बच्चों जब फेस चेंज करते हैं ना तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। जैसे वाटर का सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब मेल्टिंग करानी है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही होती है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। और वाटर को अगर आपको एवेपोरेट करना है तो वो काम होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो एवेपोरेट होता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, कंडेंस होता है मतलब स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट होती है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगर आप वाटर को फ्रीज कर रहे हो तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, मेल्ट कर रहे हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस आपको अपने दिमाग में रखना है कि आइस, अगर आपके पास आइस है तो अगर आप उसको हीट दे रहे हो तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तक तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, डायरेक्ट मेल्ट नहीं होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद आइस मेल्ट होगी, और जब मेल्ट हो रही होगी तो फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा। तो मेल्टिंग जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब फिर वाटर बनने के बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले इवेपोरेशन नहीं होगा। 100 तक टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर 100 के बाद इवेपोरेशन होगा, ठीक है। 100 मेंटेन करते हुए इवेपोरेशन होगा, फिर स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फिर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। तो फेस चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप फेस चेंज करना चाहते हो तो कैसे कैसे आपको हीट देनी पड़ेगी, अब इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बच्चों जो हीट देनी पड़ती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, जितना ज्यादा मास होगा बच्चों उतनी ज्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। तो डेल्टा क्यू आ जाता है बच्चों हमारे पास m इंटू एल के बराबर, और एल को बोलते हैं बच्चों हम लेटेंट हीट। तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं बच्चों ना। एल क्या कहलाता है, लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट हीट जो है बच्चों डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज, नीडेड टू चेंज द फेज ऑफ, चेंज द phase of 1 unit, change the phase of 1 unit of mass at constant temperature, at constant temperature is called latent heat, ठीक है, is called latent heat। तो latent heat का बच्चों फंडा समझ में आ गया, latent heat of that substance। तो एक यूनिट सब्सटेंस का फेस चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पर देना पड़ता है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट आएगी बच्चों को क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी बच्चों कैलोरी पर ग्राम और जूल पर ग्राम में। अच्छा, किलो कैलोरी पर किलोग्राम हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग जो होता है ना वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। मतलब 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको मेल्ट करना है तो बच्चों आपको 80 कैलोरी हीट देना पड़ेगा। अगर आपको 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करना है तो आपको 80 कैलोरी हीट उसके अंदर से निकालनी पड़ेगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है ना बच्चों वो 540 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होता है। ये वैल्यूज दोनों याद रखनी है आप लोगों को। तो अगर आप वाटर को इवेपोरेट करना चाहते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आप लोगों को 540 कैलोरी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए करना है, एक बार में एक ही चीज करनी है, तो टेम्परेचर चेंज करना है या फेस चेंज करना है, ठीक है। देखो बच्चों मान लो एक सब्सटेंस था और वो सॉलिड था, स्टार्टिंग में क्या था बच्चों, सॉलिड था। आपने इसको कांस्टेंट रेट से हीट देना चालू कर दिया। अब इस रेट का मतलब समझना, कांस्टेंट रेट जैसे मान लो आपने 50 जूल पर सेकंड की रेट से कंटिन्यूअसली हीट आप सप्लाई करते जा रहे हो, तो तुम्हें पता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उसके पास हीट बहुत आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, है ना। 50 जूल पर सेकंड, मान लो 50 जूल पर सेकंड की रेट से आप हीट दे रहे हो तो हर सेकंड कितनी एनर्जी मिल रही होगी उसको, 50 जूल के बराबर। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट रेट से आप हीट इसको सप्लाई कर रहे हो। तो बच्चों होगा क्या कि जो सॉलिड है ना पहले अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, है ना। तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, तुम्हें पता है टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो टेम्परेचर का और इसका डेल्टा क्यू का रिलेशन डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब सॉलिड का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पर वो मेल्ट होगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ता, अब वो पहले पूरा मेल्ट होगा। तो मेल्ट होने के दौरान वो कंटिन्यूसली हीट लेता रहेगा क्योंकि मेल्ट होने के लिए भी हीट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा फिर दोबारा से उसका लिक्विड बनने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। जब तक लिक्विड अपने इवेपोरेशन वाले पॉइंट तक नहीं पहुंचता बच्चों ना, ठीक है, तब तक लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। फिर जैसे ही
जो एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा बच्चों, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और वो कंटिन्यूअसली हीट लेता रहेगा। फिर पूरा एवेपोरेट होने के बाद बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के बाद फिर बच्चों क्या होगा, दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम का कई बार ग्राफ वगैरह दे रखे होते हैं क्वेश्चंस में ना। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है कि टाइम के साथ मैं हीट जो सप्लाई कर रहा हूँ ना, टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहा था, तो सिस्टम का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा होगा। तो स्टार्टिंग में बच्चों सॉलिड है, उसका टेम्परेचर पहले बढ़ रहा होगा, हीट कंटिन्यूसली टाइम के साथ मिलती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, हीट मिलती जा रही है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ बच्चों इसका टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हो ना बच्चों, तो अमाउंट ऑफ हीट जो होगा ना, डेल्टा क्यू जो होगा, वो बच्चों मान लो कांस्टेंट रेट पी नॉट की रेट से दे रहे हो, तो पी नॉट इंटू टी के बराबर होगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू जो आ जाएगा वो पी नॉट इंटू टी के बराबर आ जाएगा, और इनका जो रिलेशन आएगा ना टाइम का और टेम्परेचर का, वो भी लीनियर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं टेम्परेचर चेंज और टाइम के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा मेरे को। तो यहाँ पे बच्चों ये हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या चीज है, ये यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, पहले सॉलिड था, उसका टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, ये वाली मेल्टिंग हो रही है बच्चों ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों सब्सटेंस मेल्ट हो रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये लिक्विड फेज होगा इसका ना, ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे बच्चों एवेपोरेट हो रहा होगा। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे वो स्टीम या वेपर बन चुकी है, और वो वेपर जो है बच्चों अपना टेम्परेचर बढ़ा रही होगी। साथ ही साथ बच्चों कई बार क्या होता है कि आपको जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, उसका और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा होता है। टेम्परेचर और जो हीट आपने सप्लाई करी है, इनका ग्राफ दे रखा होता है। तो बच्चों देखो, यहां से यहां तक की जो हीट है ना, वो टेम्परेचर राइज करने में यूज हुई है सॉलिड का। ये जो हीट गई है ना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इसको डेल्टा Q1 बोल दूं, तो ये m इंटू एल फ्रीजिंग के बराबर होगी। यहाँ पे इस यहां से यहां तक की जो हीट है ना, वो बेसिकली इसको मेल्ट करने में यूज हुई है। फिर यहां से यहां तक की जो हीट है ना बच्चों, वो अगेन टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर चेंज कर रही है। और ये अगर मैं डेल्टा Q2 बोल दूं बच्चों इसको, तो ये जो डेल्टा Q2 होगा ना, ये m इंटू एल वेपराइजेशन के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे वेपोरेट हो रहा होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों, जब टेम्परेचर और डेल्टा क्यू का जब ग्राफ बना रखा होता है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है ना। डेल्टा टी को मैं लिख दूं एम एस टी माइनस का टी इनिशियल, ऐसे करके लिख देता हूं। वैसे तो मैंने इसमें इनिशियल टेम्परेचर 0 लेके चल रहा हूं इस वाले ग्राफ में, लेकिन अगर 0 लेके चलूं तो यहाँ पे देखो टी जो आ जाएगा ना, वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू एस के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप किसका, स्लोप ऑफ टी वर्सेस डेल्टा क्यू जो ग्राफ होगा बच्चों, इसका जो स्लोप होगा वो 1 अपॉन एम इंटू एस के बराबर होगा, या फिर आप इसको 1 अपॉन हीट कैपेसिटी के बराबर बोल सकते हो। ये भी बच्चों एक क्वेश्चन इसमें कई बार बन जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी सारी फेस चेंज के बारे में बात हो गई। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आइस है जो कि माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम आइस है, और उसको मुझे 200 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो बच्चों, जो आइस होती है ना, 10 ग्राम आइस थी हमारे पास किस टेम्परेचर पे, माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम आइस है। तो जब आप इसको हीट देना चालू करोगे ना बच्चों, जब आपने हीट दी, मान लो यहाँ पे आपने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे दी, ये थीटा नहीं है Q1 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे दी इसको, और इसका क्या हो जाएगा, अब आइस पहले क्या करेगी, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक ये मेल्ट नहीं होगी। तो इसका क्या हो रहा होगा, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। तो पहले आपको इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना पड़ेगा 10 ग्राम आइस को। तो रहनी आइस ही चाहिए, लेकिन इसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ेगा। फिर आप इसको वाटर में कन्वर्ट करोगे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हुए आप इसको वाटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आप जब हीट दे रहे होगे ना, और जो हीट दे रहे होगे, उस हीट से बच्चों क्या होगा, Q3 अमाउंट ऑफ हीट जो आप दोगे, उससे ये हीट होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अभी भी वाटर ही है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एवेपोरेट होगा, फिर ये स्टीम में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करते हुए Q4 अमाउंट ऑफ हीट लेके ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, लेकिन स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और स्टीम को गर्म करेंगे, क्या स्टीम का कोई फेस चेंज होना है, नहीं। अब यहाँ पे इसका 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आप इसको स्टीम को गर्म करोगे। तो ये सारे के सारे स्टेप बच्चों इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। आपको ऐसे ही करना है, मतलब ना कभी भी टेम्परेचर चेंज करना है, फेस चेंज करना है, ऐसे बच्चों स्टेप्स में चलना है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि क्लियरली Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो M जो कि 10 ग्राम के बराबर है। आइस का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी जो होता है ना आइस का, वो वाटर का आधा होता है, मतलब 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर रख दूंगा मैं 1/2। टेम्परेचर कितना चेंज किया है इसका, माइनस का 20 से 0, तो 20 का चेंज हुआ है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास
Q1 आ गया। Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 100 कैलोरी के बराबर आ गई। Q2 जो होगा बच्चों, अब मैं 10 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो M इंटू एल वाला फॉर्मूला लगेगा। M बच्चों 10 ग्राम के बराबर है, L जो है 80 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होता है ना, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 800 कैलोरी के बराबर हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों हम वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको गर्म कर रहे हैं, Q3। तो Q3 बच्चों आएगा M इंटू एस ऑफ वाटर, 1 होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं बच्चों 100 के बराबर, तो यहाँ पे 1000 कैलोरी हीट और आ जाएगी। Q3 हो गया। अब Q4 बच्चों मैं वाटर को इवेपोरेट कर रहा हूं, तो M इंटू एल वाला फॉर्मूला लगेगा, 10 ग्राम मास है, L जो होता है ना बच्चों इवेपोरेशन वाला, वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो यहाँ पे बच्चों 5400 कैलोरी हीट और मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। Q5 बच्चों, अब स्टीम का टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, 10 ग्राम स्टीम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है ना आइस के बराबर ही होता है स्टीम का, तो स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आइस का बराबर होता है बच्चों, तो 1/2 इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना चेंज कर रहा हूं, 100 से 200, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा मेरे पास 100, ठीक है, तो इससे आ जाएगा मेरे पास 500 कैलोरी हीट और मेरे को देनी पड़ जाएगी। अगर मैं टोटल हीट को ऐड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास बनेगी 1000 और ये 5400, 64 65 और 5 7000 और 7800, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो देना पड़ेगा ना बच्चों, वो हमारे पास क्या 7800 आया ना, तो क्यू टोटल जो देना पड़ेगा बच्चों वो हमारे पास आ गया 7800 कैलोरी के बराबर। कई बार बच्चों ये जूल में दे रखा हो तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, बस इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर देना, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यू टोटल कैलोरी में फाइंड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके पास जूल में आंसर दे रखा है, तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे कई बार यहीं जाके अटक जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। A block of mass 2.5 kilogram is heated to a temperature of 500 degrees Celsius and placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt approximately? तो बच्चों यहाँ पे 2.5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, 500 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको हीट कर लिया और उसका स्पेसिफिक हीट दे रखा है बच्चों यहाँ पे ना 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस के ऊपर रख दिया बच्चों और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द आइस दैट कैन मेल्ट। तो बच्चों यहाँ पे आइस के टेम्परेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं दे रखा है, जब नहीं दे रखा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रही होगी और बस हमें उसका फेस चेंज कराना है। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लॉक है ना बच्चों, ये ब्लॉक जो है तब तक हीट लूज करता रहेगा। अच्छा, आपने ब्लॉक को किसके आइस के कांटेक्ट में लाके रख दिया, तो आइस कम टेम्परेचर पे, मतलब आइस का टेम्परेचर मैं 0 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ब्लॉक का टेम्परेचर बच्चों, ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस है। एक बात बताओ मेरे को, कौन यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर पे, ब्लॉक, और कौन कम टेम्परेचर पे, आइस। और आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, दो सिस्टम एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अगर उनके बीच में हीट का फ्लो हो सकता है तो वो किधर से किधर की तरफ होगा, हायर से लोअर की तरफ। कब तक होगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो आइस तो यहाँ पे बहुत सारी है, मतलब ना आइस का कोई स्लैब वगैरह, एक ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक दे रखा है इन्होंने ना, ये नहीं बोला कि आइस मतलब लिमिटेड है, नहीं, बहुत बड़ा ब्लॉक है। तो क्या वो पूरी आइस को मेल्ट करा पाएगा, क्योंकि आइस मतलब बहुत ज्यादा आइस है आपके पास ना, तो वो पूरी को तो नहीं मेल्ट करा पाएगा। तो फाइनली क्या होगा, ब्लॉक जो है ठंडा होते 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 आइस के बराबर टेम्परेचर पे आ जाएगा और फाइनली फिर उसके बाद उनका टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो फिर बच्चों दोनों के दोनों आराम से उसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहेंगे। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि जो ब्लॉक है ना उसका टेम्परेचर मुझे 500 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है, मतलब ठंडा करना है उसको, और जो लार्ज आइस का ब्लॉक है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना, क्योंकि बहुत आइस है, मेल्ट कराते जाना है बस ना, जब तक पूरी मेल्ट नहीं होगी तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ गए? तो बच्चों यहाँ पे बस यही होता है, ऐसे केसेस में एक हीट देता है और दूसरा हीट लेता है, अगर कोई हीट का लॉस ना कंसीडर कर रहे हो हम तो बच्चों जब आप इसको, ब्लॉक है ना, ये जो अमाउंट ऑफ हीट देगा, ब्लॉक जो अमाउंट ऑफ हीट देगा ना बच्चों, वो होगी हमारी 500 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर 0 पे लेके आना है, ठंडा करना है, तो इसके अंदर से हीट निकलेगी। तो कितने अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, तो 2.5 किलोग्राम। एक चीज का ध्यान रखना, ये किलोग्राम में, और हमें जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है ना वो पर ग्राम में दे रखी है, या तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। तो हमारे पास 2500 ग्राम आ गया बच्चों ना, ये 2500 ग्राम आ गया इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी 0.1 कैलोरी पर ग्राम। यूनिट में रखोगे कभी गलती नहीं होगी, है ना। और डेल्टा टी कितना करना है इसका, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज कर देना है। देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, है ना, और ये डिग्री सेल्सियस था तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया। अगर आप इसको देखो यहाँ पे तो एक जीरो कट जाएगा और आपके पास अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगा 1 0 2 0 3 0, और इतना कैलोरी हीट हमारे पास आ गया। तो इसके पास इतनी कैलोरी हीट है जिसको हम आइस को मेल्ट कराने में यूज कर सकते हैं। मान लो m अमाउंट ऑफ मास है, जो अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुआ, सपोज करो ना, कितना आइस मेल्ट हुआ है, m के बराबर। तो m
ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए, m ग्राम मान रहा हूं, तो m ग्राम आइस को मेल्ट कराना है तो m इंटू 80, ये मैं किस में मान रहा हूं बच्चों, ग्राम में मान रहा हूं, ठीक है। तो 80 कैलोरी पर ग्राम हीट देनी पड़ती है आपको, और ये हीट बच्चों इसके बराबर होनी चाहिए 12500 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कैलोरी में दे रखा है, तो हमने मास को ग्राम में लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको ग्राम में लिया। कैलोरी से बच्चों कैलोरी काट दो, तो m जो आएगा ना ग्राम में, कि कितना ग्राम मास मेल्ट होगा, वो आ जाएगा हमारे पास, एक जीरो कट जाएगा, 8 एकम 8 45, तो 8 पंजे 40, 50 आ रहा होगा, 8 सिंग 48, ठीक है 48, 20 आ रहा होगा, 8 दूनी 16, और तो ऐसे बच्चों कुछ इतने ग्राम के करीब आ रहा होगा। अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो मैं, मेरे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं 1.5 किलोग्राम वाला बेस्ट क्लोज पॉसिबल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लो जी, ऐसे करके बच्चों हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अ सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विद अ हीट एट अ कांस्टेंट रेट, द टेंपरेचर ऑफ द मटेरियल इज चेंजिंग विद हीट इनपुट एज शोन इन द फिगर, व्हाट डज द स्लोप डीई। देखो टेम्परेचर और हीट इनपुट, इनका ग्राफ आपको दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा क्यू होता है ना, वो एम एस डेल्टा टी के बराबर होता है ना। तो डेल्टा क्यू को आप लिख सकते हो एम इंटू एस टी माइनस का टी नॉट, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। टी नॉट मतलब जहां से तुम टेम्परेचर का चेंज कर रहे हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्लोप होगा ना, मैंने वहां पे थोड़ा ऐसे भी बता सकता था। तो ये बच्चों टी वर्सेस क्यू ग्राफ है, ठीक है। प्लॉट हमें जो दे रखा है वो टी वर्सेस क्यू दे रखा है। जब हमें वाई वर्सेस एक्स दे रखा होता है तो उसका स्लोप हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, अगर लीनियर स्लोप है तो, और डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं अगर कोई कर्व वगैरह दे रखा है तो। लीनियर अगर स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी चलता है। तो यहां भी हमें स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है, बीच बीच वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो, और वो भी वैसे भी उन्होंने डीई वाला जो है ये वाला पार्ट बोला है। तो ये वाला पार्ट बच्चों क्या होगा, यहाँ पे वेपर होगी, ठीक है। बताया मैंने सारा के सारा, ये सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे वेपर। तो इसका ग्राफ पूछा है मैं ना, तो स्ट्रेट मतलब इसका स्लोप पूछा है, तो स्ट्रेट लाइन है तो मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लगा सकता हूँ। डेल्टा वाई वाई एक्सिस में मैंने टेम्परेचर लिया है, तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, ये होगा बच्चों इसका स्लोप, ठीक है। कौन से वाले पार्ट का, डीई वाले पार्ट का। तो डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू किसके बराबर आ रहा होगा बच्चों, 1/m इंटू एस के बराबर। और m इंटू एस को क्या बोलते हैं, 1/c, मतलब m इंटू एस को c बोलते हैं, मतलब ना। तो c मतलब हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपर बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस वाले पार्ट का स्लोप। ऐसे करके बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। गॉट इट। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का ग्राफ वाला। द ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम्स ऑफ सब्सटेंस एज इट एब्जॉर्ब अ हीट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 42 किलो जूल पर मिनट। तो बच्चों पर मिनट की रेट से, पर मिनट मतलब ये 42 किलो जूल हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, आपको पता है बच्चों ये वाला पार्ट सॉलिड है, ये यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, मतलब मेल्टिंग हो रही है, ये लिक्विड हो गया, और वेपराइजेशन बच्चों यहां से यहां तक हो रहा होता है। तो यहां से यहां तक का टाइम काउंट कर लो बच्चों, 20 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच में इसका क्या हो रहा है बच्चों, वेपराइजेशन हुआ है। तो कितना हीट इसने सप्लाई कर दिया होगा 10 मिनट के अंदर। तो बच्चों 42 किलो जूल पर मिनट हीट सप्लाई हो रहा है। तो ये कितने मिनट हो गए, 20 से 30 के बीच में 10 मिनट। तो 10 मिनट में जो हीट आई होगी ना बच्चों, मिनट से मिनट काट दो, तो जो डेल्टा क्यू आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास, डेल्टा क्यू जो आ जाएगा वो 42 इंटू 10⁴ जूल के बराबर आ जाएगा। इतनी हीट बच्चों हमने सप्लाई की होगी किसमें, इसको मेल्ट मतलब इवेपोरेट करने में इतनी हीट सप्लाई करी होगी। मास कितना है बच्चों इसका, 5 किलोग्राम। तो m इंटू एल वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू के बराबर कर दूं। तो m, अच्छा ये जूल वगैरह में दे रखा है, और m को बच्चों मैं किलोग्राम में लिख रहा हूं, ठीक है। ये किलोग्राम में हमारे पास, तो l भी बच्चों पर किलोग्राम में आएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं 5 किलोग्राम इंटू एल ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, जो कि 4 इतने जूल के बराबर आ रहा है। तो एल ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, अच्छा इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, तो 420 किलो जूल डिवाइड बाई 5, तो 5 8 40, 5 चौक 20 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। 84 किलो जूल पर किलोग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई। ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस का भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। एक और बच्चों टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों को परेशान कर सकता है एग्जाम के अंदर, वो वाला भी मैं करवा रहा हूं। 2 liter of water at 27 degrees Celsius is heated by a 1 kilowatt heater in an open container. On an average, heat lost to the surrounding is at the rate of 160 joule per second. The time required for the temperature to reach 77 degrees Celsius is. देखो बच्चों 2 लीटर पानी है, मतलब ना 2 किलोग्राम वाटर है,
उसको आप 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना चाहते हो, मतलब टेम्परेचर का जो चेंज है ना वो 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और आप उसको जो हीट कर रहे हो ना बच्चों, जिस रेट से आप हीट सप्लाई कर रहे हो, मतलब dQ/dt जो है, जिस रेट से हीट आ रही है, तो जो dQ/dt है ना बच्चों, वो हमारे पास दे रखा है 10⁻³ जूल पर सेकंड की रेट से हीट आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। और ये ओपन कंटेनर है, इसमें से बच्चों पर सेकंड इतनी हीट लॉस भी हो जा रही है, 160 जूल पर सेकंड की रेट से एनर्जी लॉस भी हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इस चीज को होने में। तो मान लो लेट्स से कि टी टाइम लगा, ठीक है, सपोज टाइम टेकन इज टी, सपोज टाइम टेकन जो है वो कितना है, इज इक्वल टू टी के बराबर है, टी टाइम लगा बच्चों। तो टी टाइम में कितनी हीट आई होगी, 10⁻³ इंटू टी के बराबर। हाँ भाई, हर सेकंड 10⁻³ जूल आ रही है, तो टी टाइम में कितनी आएगी, 10⁻³ इंटू टी के बराबर। उसमें से लॉस कितनी हो गई होगी, हर सेकंड 160 जूल लॉस हो रही है, तो टी टाइम में कितनी हो जाएगी, 160 इंटू टी के बराबर। तो उस वाटर ने कितनी हीट ली होगी, इतनी आई, उसमें से इतनी लॉस हो गई, दोनों का डिफरेंस ले लिया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एमएस डेल्टा टी के बराबर, एमएस डेल्टा टी के बराबर होना चाहिए बच्चों ये, ठीक है। ओके, ये सब बच्चों जूल में दे रखी है, तो एम वगैरह आपको जूल में रखना है, ठीक है। या अगर ग्राम में भी रखो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे भी इधर वाले पार्ट को इधर वाले से काट नहीं रहे, एस को फिर एस को मतलब जूल में रखना पड़ेगा आपको ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 840 इंटू टी इज इक्वल टू, एम की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 किलोग्राम इंटू, बच्चों इसका 1 कैलोरी पर ग्राम होता है वाटर के लिए ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको क्या करोगे, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी मतलब 10⁻³ कैलोरी, कैलोरी को बच्चों 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइडेड बाई पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर चेंज 50 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो रहा है। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ऐसा बन गया। ओके, 4.2 से बच्चों ये कटेगा 200 बार, ठीक है, और टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इससे 2 से 100 बार कट जाएगा, तो कितना, 500 सेकंड के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से डिवाइड कर देना, 60 से डिवाइड करोगे तो 8 मिनट 20 सेकंड बचेगा, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारा बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों ना, मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंस, मतलब ये कैलोरीमेट्री का लास्ट है, फिर आपको थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट करना है। मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंस, जब आप 2 सब्सटेंस को मिक्स करते हो ना बच्चों, तो एक होता है हाई टेम्परेचर पे, एक होता है लोअर टेम्परेचर पे। जो हाई टेम्परेचर वाला है वो हीट लॉस करता है, क्योंकि आपने दोनों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ला दिया है, तो उसकी हीट लोअर टेम्परेचर वाले सिस्टम की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पे बच्चों बड़े हाई टेम्परेचर वाले का टेम्परेचर गिरता है और लोअर वाले का बढ़ता जाता है, क्योंकि वो हीट लेता जाता है। दोनों का जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होता तब तक ये रुकते नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे होता क्या, मिक्सिंग जब भी कर रहे होते हैं तो हीट गिवन बाई सब्सटेंस 1 इज इक्वल टू हीट टेकन बाई द अदर सब्सटेंस, एंड जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो सेम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तब तक हीट का यहाँ पे फ्लो होता रहेगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर फाइनल वाला सेम ना हो जाए। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, यहां तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी यहां पे होनी तो नहीं चाहिए। जैसे बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। 100 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद द 10 ग्राम ऑफ द स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, 100 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे, 10 ग्राम स्टीम है जो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे, और उनको मिक्स करके आपसे फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कंपोजिशन पूछा है कि फाइनल होगा क्या, पानी होगा, गैस होगी, मतलब स्टीम होगी, या फिर उसमें जो है आइस होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने का बच्चों देखो सबसे शानदार तरीका जो मैं बता रहा हूं ना आपको, एक काम करना, दोनों को साइड बाई साइड बना लेना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, स्टीम जो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे क्या है आइस जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, और ये बच्चों क्या है स्टीम हो गई। मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो इससे हीट इसके पास आएगी, आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका गिरेगा। बच्चों जो सबसे पहला जो पॉज आएगा वो कहां पे आएगा टेम्परेचर बढ़ने का, कि ये जब तक 0 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद इसकी मेल्टिंग होगी, और इसका अगर जब हीट निकालूंगा तो ये मतलब ठंडा होगा। तो ये बच्चों जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाएगा ना, स्टीम ही रहेगा, अभी फेस चेंज मत करना, एक बार में एक काम करना होता है, ठीक है। तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और इसका टेम्परेचर बच्चों गिरा रहा हूं। तो यहां पे बच्चों मुझे हीट देनी पड़ेगी, लेट्स कॉल इट Q1, और यहां से हीट बच्चों निकलेगी, लेट्स कॉल इट Q1 डैश। बच्चों जो Q1 की जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, Q1 की जो वैल्यू आएगी वो M जो कि 100 ग्राम के बराबर है, S आइस का S जो होता है बच्चों 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, और टेम्परेचर हमने 20 से चेंज किया तो 1000 कैलोरी हीट आपको यहां पे देना पड़ेगा।
बच्चों जो Q1 डैश होगा ना, जो Q1 डैश होगा, अब मैं यहां पे लिखते जाऊं Q1 डैश को, तो Q1 डैश जो होगा ना बच्चों, 10 ग्राम स्टीम को आप ठंडा कर रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस, तो Q1 डैश बच्चों हमारे पास आ जाएगा 100 कैलोरी के बराबर। तो क्या ये 100 कैलोरी से यहाँ पे 1000 कैलोरी का काम चल सकता है? नहीं। मतलब अभी पूरी आइस को अगर तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है, तो ये स्टीम जो आपने ठंडी करी है ना, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ से सिर्फ 100 कैलोरी हीट मिला और यहाँ पे यूज कितना हो गया? 1000 कैलोरी। मतलब आपको इसको कंडेंस भी करना पड़ेगा। अब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट कर लेना। तो यहां से बच्चों दोबारा से हीट निकलेगी Q2 डैश। अब जो Q2 डैश होगा ना बच्चों, वो होगा M इंटू एल, तो 10 इंटू 540, तो आ जाएगा बच्चों 5400 कैलोरी हीट यहां से निकली। 5400 और 100, 5500 कैलोरी हीट हो गई बच्चों। उसमें से 1000 तो इसने आइस ने यूज कर ली ऑलरेडी अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, तो अभी भी 4500 कैलोरी हीट बची हुई है। अगर मैं पूरी आइस को मेल्ट कराऊं तो मेरे को बच्चों कितनी हीट चाहिए होगी? अगर पूरा मेल्ट कराना चाहता हूं मैं यहां से ना, इस आइस को क्या करना चाहता हूं? पूरा मेल्ट कराना चाहता हूं। तो बच्चों 100 ग्राम आइस को मेल्ट कराना है। 1 ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है बच्चों? 80 कैलोरी। 100 ग्राम के लिए 8000 कैलोरी। क्या मेरे पास 8000 कैलोरी हीट है यहां से मिली है? क्या मेरे को 8000? नहीं, मेरे को टोटल कितनी कैलोरी हीट मिली है? 5500 कैलोरी। उसमें से 1000 कैलोरी ऑलरेडी यूज हो चुकी है, 4500 कैलोरी हीट बची है मेरे पास ना, किसके लिए? आइस को मेल्ट कराने के लिए। तो क्या 5500 कैलोरी 8000 कैलोरी की पूर्ति कर पाएगी? नहीं। तो मतलब अभी आइस इससे तो मेल्ट नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा? इसको और ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो इसका टेम्परेचर 0 भी नहीं हो पाया ना। तो एक काम करते हैं, पानी को बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं। ये जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं वाटर। तो जब यहां से फिर हमें हीट मिलेगी Q3 डैश। जो Q3 डैश होगा ना, जो 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में जो यूज हो रहा है, तो 10 इंटू एस इंटू डेल्टा टी। भाई 10 ग्राम पानी को तो पानी का स्पेसिफिक हीट होता है 1 के बराबर, और 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। तो यहां से बच्चों मेरे को 1000 कैलोरी हीट और मिल गई। तो क्या अभी भी ये पूरी आइस को मेल्ट करवा पाएगा? नहीं। क्यों? आइस को मेल्ट कराने के लिए 8000 कैलोरी हीट चाहिए। देखो, आइस को मेल्ट पूरा कराने के लिए माइनस का 20 से 0 ले जाना, फिर 0 के बाद मेल्ट कराने के लिए मुझे टोटल 9000 कैलोरी हीट चाहिए। स्टीम को बच्चों मैंने पहले ठंडा किया, फिर कंडेंस किया, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आया पानी को, तो मुझे जो टोटल हीट मिल रही है ना, वो 6500 कैलोरी मिल रही है। 5400 प्लस 100 5500 प्लस 1000 6500। मेरे को 9000 कैलोरी चाहिए आइस को पूरा मेल्ट करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे आइस पूरी मेल्ट नहीं होगी, आइस पूरी मेल्ट नहीं होगी और इसका टेम्परेचर 0 हो गया। तो आइस और वाटर का मेरे को यहाँ पे बच्चों मिक्सचर मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, कुछ आइस बची रह जाएगी। तो कितनी आइस मेल्ट होगी बच्चों, इसका आइडिया कैसे लगाएंगे? हमें टोटल हीट कितनी मिली वाटर को ठंडा करने में? वो मिली 6500 कैलोरी। उसमें से कितनी ऑलरेडी हमने यूज कर ली? 1000 कैलोरी यूज कर ली। तो अब हमारे पास कितनी बची? 5500 कैलोरी बची। तो 5500 कैलोरी जो हीट है वो m ग्राम आइस को मेल्ट करवा देगी। तो m इंटू 80 ये 5500 के बराबर होना चाहिए। तो m की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको काटेंगे हम, तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 से 48 70, तो 8 8 64 60 आ रहा होगा, 8 7 56 इतने ग्राम। ठीक है, तो 68.75 ग्राम आइस जो है मेल्ट हो गई होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो फाइनल कंपोजिशन मिलेगा ना, उसमें आइस भी मिलेगी और वाटर मिलेगा। तो फाइनल जो कंपोजिशन होगा ना बच्चों, उसमें हमारे पास आइस कितनी होगी? इस वाले पार्ट को शायद आपको एक बार और देखना पड़े, देख लेना इसको थोड़ा रिवाइंड करके। ठीक है, आइस कितनी होगी? 100 में से इसको माइनस कर दो। तो 100 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 31.25 ग्राम आइस बचेगी। और वाटर कितना होगा बच्चों? वाटर होगा 78.75 ग्राम के बराबर। आप बोलोगे सर 78 कैसे हो गया? भाई 10 ग्राम पानी पहले भी तो था, वो भी तो इस कंटेनर के अंदर ही होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब इनका टेम्परेचर 0 हो गया, इस पानी का भी और आइस और वाटर का मिक्सचर का भी 0 हो गया। क्या अब इनके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा? नहीं। तो हमें बच्चों एक तरफ से हीट निकालते जाना है, इधर यूज करते जाना है, टेम्परेचर बढ़ाता जाना है। तो हम रुक गए थे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे 8000 कैलोरी हीट चाहिए थी, तो इसलिए मैंने पहले इसको पूरा ठंडा करता लाया, फिर भी 8000 कैलोरी की पूर्ति नहीं हो पाई। तो फिर मैं इसको मतलब कब 0 से ठंडा थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे जाके बच्चों क्वेश्चन रुक जाएगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये शायद जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 container A, B, C are filled with the water at different temperature. When 1 liter of the water from A is mixed with the 2 liter of the water from B, the resulting temperature of the mixture is 52 degrees Celsius. When 1 liter of the water B is mixed with the 2 liter of the water C, the resulting mixture is at 40 degrees Celsius. Similarly, when 1 liter of the water from C and 2 liter of the water from A mix कर दिया, उसका resultant temperature आ रहा है बच्चों 34 degrees Celsius. टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर व्हेन 1 लीटर ऑफ द वाटर फ्रॉम ऑल द कंटेनर इज मिक्स्ड। ठीक है, देखो बच्चों एक चीज समझना है यहाँ पे ना,
यहाँ पे बच्चों 1 किलोग्राम पानी ए का ले रहे हैं, 2 किलोग्राम बी से ले रहे हैं, मिक्स करके टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। 1 किलोग्राम बी से ले रहे हैं, 2 किलोग्राम सी से ले रहे हैं, टेम्परेचर 40 आ रहा है। जब 1 किलोग्राम आप सी से ले रहे हो, 2 किलोग्राम आप ए से ले रहे हो, तो टेम्परेचर जो है आपका 34 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर व्हेन 1 लीटर ऑफ द वाटर फ्रॉम ईच कंटेनर इज मिक्स्ड। देखो वाटर है, मतलब इन तीनों का S फॉर A इज इक्वल टू S फॉर B इज इक्वल टू S फॉर C इज इक्वल टू S हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही वाटर है, तो वाटर का स्पेसिफिसिटी तो बच्चों सेम रहेगा। हाँ, अमाउंट बच्चों आप डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हो। जब 1 लीटर ले रहे हो मतलब 1 किलोग्राम, 2 लीटर मतलब 2 किलोग्राम, 3 लीटर मतलब 1 लीटर 1 किलोग्राम, 2 मतलब अमाउंट, मतलब 1 लीटर को अगर M मान लो तो 2 लीटर 2M के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट बच्चों आप डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हो। देखो एक फंडा होता है, जब आपने एक सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर T1 है, दूसरा सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर T2 है, उन दोनों को मिक्स कर दिया और आपको टेम्परेचर मिला T। तो अब आपको इसमें ये नहीं पता कि T1 बड़ा था या T2 बड़ा था, तो आप पता करोगे क्या, आप ये कहना मैंने तो ऐसा समझ ले रहा हूं कि दोनों ने हीट ली और फाइनल टेम्परेचर इनका दोनों का ही बढ़ गया, ऐसा मान लेना। दोनों ने हीट ली, दोनों का फाइनल टेम्परेचर बढ़ गया, तो दोनों ने हीट लिया ना वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से तो कहीं हीट आई नहीं है। तो डेल्टा Q1 जो पहले वाले ने हीट ली प्लस का डेल्टा Q2 जो दूसरे वाले ने हीट ली, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मैं मान रहा हूं कि इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहां पे आप लिखोगे M1 S1 T माइनस का T1, M2 S2 T माइनस का T2, और ये बच्चों इक्वल टू 0 कर देना। आप बोलोगे अब ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बच्चों ना इसमें। कई बार अगर आपको अब पता ही नहीं ना कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा कम है, तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को यूज करना है। तो ये कॉन्सेप्ट ही हो गया क्वेश्चन के थ्रू ना। तो आपको हमेशा जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर दोनों से ज्यादा मान लेना है और उसी में से आपको माइनस करना है, दोनों का सम इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैंने ए वाले से 1 लीटर लिया, तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो M इंटू एस टी माइनस का T1, टी तो मेरे को पता है ना कितना हो गया फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 52 माइनस का T1 प्लस का 2M इंटू एस 52 माइनस का T2, और ये दोनों का सम इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। पहले वाले के लिए फॉर्मूला लग गया। दोबारा मैं क्या कर रहा हूं बच्चों में, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम बी एंड 2 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम सी लिया, ठीक है। अब 1 लीटर फ्रॉम बी से M S, अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, फाइनल टेम्परेचर हो रहा है बच्चों 40 और बाद में हो रहा है 34, ठीक है। तो 40 माइनस का T2, और 2 लीटर लिया है बच्चों हमने अब थर्ड वाले से, तो 40 माइनस का T3, ये इक्वल टू 0 कर देंगे। अब M इंटू एस 34 हो रहा है तीसरे केस में, माइनस का T3, सी को और ए को मिक्स कर रहा हूं, तो 2M इंटू एस 34 माइनस का T1, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा बच्चों हमारे पास। अब जब हम जो है तीनों का इक्वल अमाउंट ले रहे होंगे, M ले रहे होंगे, ठीक है। मान लो फाइनल टेम्परेचर T हो रहा होगा, M इंटू एस टी माइनस का T1, M इंटू एस टी माइनस का T2, M इंटू एस टी माइनस का T3, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो मुझे T की वैल्यू फाइंड करनी है, तो T की वैल्यू क्या मेरे पास, M इंटू एस उड़ा दूं अगर मैं पूरे में से, तो T की वैल्यू मेरे पास T1 प्लस का T2 प्लस का T3 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगी। लेकिन मेरे को तो T1 T2 T3 की वैल्यू नहीं पता, तो वो कहां से आएंगी बच्चों T1 T2 T3 की वैल्यू। अब इनको सॉल्व करके तुम देख रहे हो यहाँ पे मैं MS को उड़ा सकता हूं। तो जैसे पहली वाली इक्वेशन, अगर मेरे पास मैं पहली वाली इक्वेशन को लिखूं, तो पहली वाली इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, जो पहली वाली इक्वेशन है ना MS उड़ा दी अगर मैंने, तो ये बन जाएगी T1 प्लस का 2T2, T1 प्लस का 2T2, ये बन जाएगा बच्चों मेरे पास। इनको इधर ले गया, इसको भी इधर ले गया, तो ये 3 इंटू 52 के बराबर बन जाएगा, 2 इंटू 52 और एक यहाँ 52 है, ठीक है। T2 प्लस का 2T3, ये 3 इंटू 40 के बराबर बन जाएगा, और T3 प्लस का 2T1, ये 3 इंटू 34 के बराबर बन जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशंस को सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। इनको अगर आप ऐड कर दोगे ना बच्चों, आपके पास बनेगा 3 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस का T3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इन सबको ऐड कर देना, तो ये 74 124 126, ठीक है। ये बन गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो T की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों वो T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई 3 के बराबर आ रही है। तो 126 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौक 12, 42 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर होगा। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। पैनिक नहीं होने का, ठीक है। सबसे पहले तो मैं घबराना नहीं है, ठीक है। ओके, तो
तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा कैलोरीमेट्री का रिवीजन। अब हम थर्मल एक्सपेंशन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों हम लोगों ने कैलोरीमेट्री कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। क्या होता है बच्चों थर्मल एक्सपेंशन, यहां पे समझते हैं पहले इसको ना। On increasing the temperature, generally material expand due to increase in the kinetic energy of the molecules, causing them to vibrate more vigorously and move further apart. बच्चों जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिससे उनके वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है बच्चों, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो दो मॉलिक्यूल पहले लो टेम्परेचर पे इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहे थे, तो इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस आप क्या बोलोगे, करीब करीब ये बोल दोगे। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब ये मॉलिक्यूल ज्यादा एम्पलीट्यूड के ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब इनके बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा ना करीब करीब वो ये होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बच्चों इसी को हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो मटेरियल्स का जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनका मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मटेरियल एक्सपेंड कर जाएंगे। इसी कारण से बच्चों कई बार गर्मियों में जो रेल की पटरियां होती है ना वो इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है। इसलिए गर्मियां आते ही रेल की पटरियों के बीच के गैप को बढ़ाया जाता है, जिससे कि टेम्परेचर दिन में टेम्परेचर बढ़ने पे जब रेल की पटरियां हीट हों और वो जब एक्सपेंड करें तो उनके बीच में गैप रहे, जिससे कि वो एक दूसरे में टकरा के इस तरीके से टेढ़ी ना हो जाए। थर्मल एक्सपेंशन का ही फिनोमेना बच्चों हम थर्मोमीटर में भी यूज करते हैं और कई बार जो ब्रिज बने होते हैं ना बच्चों, फ्लाईओवर वगैरह बने होते हैं, उनमें भी इस तरीके का गैप दिया जाता है जिससे कि एक्सपेंशन वाला फिनोमेना को आराम से मैनेज किया जा सके और ब्रिज कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन है बच्चों और इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है थर्मल एक्सपेंशन का। चलो बच्चों थर्मल एक्सपेंशन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं और किन किन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं उनके बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों जो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे ना वो लीनियर एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर बाद में एरिया एक्सपेंशन एंड देन वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में बच्चों क्या होता है, मान लीजिए एक रॉड है जो कि L0 लेंथ की है, इसकी अदर डायमेंशन हम कंसीडर नहीं कर रहे, थिकनेस वगैरह हम नेग्लिजिबल कंसीडर करके चल रहे हैं। तो एक रॉड जिसकी लेंथ L0 के बराबर है बच्चों, उसका टेम्परेचर मान लो T के बराबर था। अब आपने इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, T प्लस का डेल्टा T के बराबर कर दिया, तो टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो अब इसकी जो लेंथ होगी ना बच्चों वो L के बराबर हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द रॉड विल चेंज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि रॉड का एक्सपेंशन होगा। पहले जो लेंथ थी बच्चों वो L0 के बराबर थी, अब जो लेंथ हो जाएगी बच्चों मान लिया L के बराबर हो गई। क्यों हो गई है ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंड कर जाएगी रॉड, जो है मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये जो लेंथ में जो चेंज आया होता है ना, जो नई लेंथ होगी वो L0 पुरानी लेंथ प्लस का डेल्टा L के बराबर हो जाएगी। डेल्टा L बच्चों ये वाला है, जो इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ है ना वो डेल्टा L बोलते हैं हम उसको। तो L0 प्लस का डेल्टा L ये नई लेंथ हो जाएगी। तो जो चेंज आया ना बच्चों, लेंथ के अंदर जो चेंज आया वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और लेंथ के अंदर जो चेंज आया वो टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों यहां से डेल्टा L को मैं लिख सकता हूं L0 अल्फा डेल्टा T के बराबर लिख सकता हूं। ये अल्फा बच्चों क्या होता है, अगर मैं अल्फा को बोलते हैं बच्चों हम लोग जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर, इसे अल्फा को क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर। तो अल्फा जो आ जाएगा ना बच्चों, अल्फा और चेंज में ये रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T। अल्फा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इस L0 को डेल्टा L के नीचे ले जाऊं तो डेल्टा L अपॉन L0 और डेल्टा T भी नीचे ले जाऊं तो इसे बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ। देखो चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ जो होगा वो फ्रैक्शनल चेंज कहलाएगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ये अल्फा के बराबर होता है। अगर मैं डेल्टा T 1 यूनिट के बराबर कर दूं तो आप डेल्टा T को अगर आपने 1 के बराबर कर दिया तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज होगा ना बच्चों वो अल्फा के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ फॉर पर यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर इज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर। तो जो अल्फा होता है ना बच्चों, ये पर यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है लेंथ के अंदर बच्चों, उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा की बात समझ में आई। तो अल्फा जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है उसकी ये डेफिनेशन होती है और ये भी एक बार जेईई मेन में पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर। तो ये वाली बात क्लियर है भाई। डेल्टा L जो होगा वो L अल्फा डेल्टा T के बराबर होगा और जो नई लेंथ आ जाएगी, नई लेंथ बच्चों पुरानी लेंथ प्लस का चेंज, चेंज को लिख देंगे हम L0 अल्फा डेल्टा T। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे तो L यूज किया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे L0 यूज कर लो। ठीक है, तो जो नई लेंथ आएगी ना बच्चों वो हमारे पास L0 1 प्लस का अल्फा डेल्टा T के बराबर आ जाएगी। तो चेंज इन लेंथ जो होगा ना बच्चों वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, L0 1 प्लस का अल्फा डेल्टा T के बराबर। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कभी भी नई लेंथ बतानी है बच्चों तो आप इससे लिखोगे, और चेंज इन लेंथ बताना है बच्चों आपको कि लेंथ में कितना चेंज हुआ होगा, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ये जो अल्फा होता है ना बच्चों, इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, क्योंकि देखो डेल्टा एल अपॉन एल की तो यूनिट आएगी नहीं कुछ, क्योंकि ये लेंथ है ये भी लेंथ है, दोनों को डिवाइड कर रखा है। डेल्टा टी इसकी यूनिट आएगी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है सेम होता है, तो यूनिट ऑफ अल्फा पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन आएगी। ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा जो होता है ना, वो 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर का होता है, बहुत छोटा होता है अल्फा ना, 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर का होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों अब ये जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एन आयरन बार जिसका यंग्स मॉड्यूलस हमें दे रखा है 10⁻11, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, 1 मीटर की लॉन्ग है, मतलब 1 मीटर लॉन्ग है, और उसका जो एरिया है ना वो 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट बीइंग अलाउड टू बेंड और एक्सपेंड, फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बार। देखो बच्चों, एक बार थी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आपने हीट कर दिया, हीट करके ऑब्वियसली बात है इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लेंथ बढ़ती, लेकिन आपने क्या कर दिया कि आपने कंप्रेसिव फोर्स लगा के, बाहर से फोर्स लगा के इसको क्या कर दिया है, बाहर से फोर्स लगा के वापस आप इसको इसकी ओरिजिनल लेंथ में ले आए हो, ठीक है। तो ये काम हो रहा है बच्चों ना, टेम्परेचर चेंज किया, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रॉड का लेंथ बढ़ जाना था, लेकिन आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या मेंटेन कर लिया, आपने इसको कंप्रेस करके, आपने इसको क्या कर रखा है, कंप्रेस करके वापस आप पुरानी वाली लेंथ पे ले आए हो। तो आपसे ये कंप्रेसिव फोर्स इन्होंने पूछा है कि ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। क्लियर है भाई, ये वाली बात समझ में आई। देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे लेंथ इसकी इंक्रीज हो रही होगी, तो लेंथ में जो चेंज आ रहा होगा डेल्टा एल, वो होगा बच्चों एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो डेल्टा एल अपॉन एल अगर मैं फाइंड करूं यहां से, तो अल्फा डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। कोई परेशानी यहां तक? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। आपको पता है बच्चों, फोर्स लगाने से स्ट्रेस आएगा रॉड के अंदर, और स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन होता है। आपको पता है स्ट्रेस जो होती है वो यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन होती है, ये इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्ट्रेस जो होता है बच्चों वो परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स स्ट्रेन होगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो बच्चों यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है, बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, आप उस पर फोर्स लगा के उसको घटा रहे हो। वैसे ये फॉर्मूला बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप फोर्स लगा के लेंथ बढ़ा रहे होते हो, है ना। तो बस यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा, सेम तरीके का फॉर्मूला लगता है। तो आप लोगों से ये कंप्रेसिव फोर्स पूछा है जो यहाँ पे डेवलप होगा। डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू बच्चों अल्फा डेल्टा टी है, तो जो कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा ना बच्चों वो वाई इंटू ए अल्फा डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वाई की वैल्यू यंग्स मॉड्यूलस हो गया हमारे पास 10⁻11, एरिया हो गया बच्चों हमारे पास 10⁻⁻3 के बराबर, अल्फा हो गया बच्चों 10⁻⁻6 के बराबर, और डेल्टा टी बच्चों 100 के बराबर, क्योंकि 100 का टेम्परेचर चेंज किया है हम लोगों ने ना। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा -9। तो एफ की वैल्यू बच्चों हमारे पास 10⁻⁴ न्यूटन के बराबर आ जाएगी। तो 10 किलो न्यूटन के बराबर बच्चों हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, 10⁻⁴ न्यूटन, मतलब ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो इस तरीके के थर्मल एक्सपेंशन के और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट मिक्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों को जेईई मेन के पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू जरूर देखने, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करने, और उनका वीडियो सॉल्यूशन का लिंक दे रखा है, और वो पीवाईक्यू का वीडियो कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये उसमें जेईई मेन में पूछा भी गया इस तरीके का ना। अ पेंडुलम क्लॉक हैज एन आयरन पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, और जो अल्फा ऑफ द आयरन है ना बच्चों वो 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इफ द टेम्परेचर राइजेस बाई 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्लॉक का क्या होगा, स्लो होगी, फास्ट होगी, टाइम लूज करेगी, गेन करेगी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना बच्चों, उन सब के आंसर अब आप इसके बाद कर पाओगे। पहले तो बच्चों आप लोगों को पेंडुलम क्लॉक का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो पेंडुलम क्लॉक जो होती है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से काम करती है। पहले तो जो बच्चों इसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो 1 सेकंड के बराबर होता है, इसको सेकंड पेंडुलम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड पेंडुलम भी बोलते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो, जब अगर इसको इसके कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे ऑपरेट कराओगे तो 2 सेकंड के बराबर इसका टाइम पीरियड होता है। देखो बच्चों, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है और एक एक्सट्रीम पोजीशन बच्चों मैंने इधर बना दी इसकी ना, ये दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो जब ये पेंडुलम यहां से यहां तक जाता है, ठीक है, यहां से यहां तक जाता है, तो इसकी जो सेकंड हैंड होता है ना वो 1 सेकंड आगे बढ़ जाता है। मतलब उसको सेकंड हैंड को इससे मतलब नहीं है कि 1 सेकंड कितना होता है, उसको इससे मतलब है कि जब भी ये पेंडुलम जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा तो सेकंड हैंड जो है 1 सेकंड आगे बढ़ जाएगा। समझ गए।
अगर ये मान लो 2 सेकंड में यहां से यहां तक जाएगा ना, तब भी वो 1 सेकंड शो करेगी। घड़ी जो है कितना सेकंड शो करेगी? 1 सेकंड। अगर इसको ज्यादा टाइम लग रहा है ना यहां से यहां तक पहुंचने में, तो ज्यादा टाइम को वो 1 सेकंड शो करेगी। उसको 1 सेकंड उसके लिए क्या है? पेंडुलम का इस जगह से उस जगह तक पहुंचना उसके लिए 1 सेकंड है, ठीक है। तो घड़ी तो इसके हिसाब से 1 सेकंड डिसाइड करती है। फिर ये वापस आएगा तो फिर वो 1 सेकंड और रीड करने लगेगी, ठीक है। तो नॉर्मली इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम 1 सेकंड, फिर यहां से यहां तक आने का टाइम 1 सेकंड, तो इसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। लेकिन बच्चों जो पेंडुलम होता है ना, सिंपल पेंडुलम, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइडेड बाई G होता है। तो जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, वो 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, एक तो G की वैल्यू पे और एक लेंथ पे। अभी हम G की वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लेंथ में इंटरेस्टेड है। तो टाइम पीरियड बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा होगा? लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा। और लेंथ बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है ना, लेंथ जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज करोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो टाइम पीरियड जो है कहीं ना कहीं लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर चेंज के साथ टाइम पीरियड भी चेंज होगा। अगर टाइम पीरियड चेंज होगा, जैसे मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब मैं थीटा को टेम्परेचर के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ इसकी इंक्रीज करेगी, लेंथ इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो बच्चों अब इसको यहां से यहां तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम को ये 1 सेकंड शो कर रहा होगा, मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। क्लॉक विल स्लो डाउन, मतलब ना घड़ी स्लो हो जाएगी, मतलब ज्यादा टाइम को वो कम शो कर रही होगी। क्लॉक विल स्लो डाउन, और जब क्लॉक जब स्लो होगी ना बच्चों, तो वो टाइम लूज करेगी, इट विल लूज द टाइम, ओके, इट विल लूज द टाइम। ये घड़ी जो है टाइम लूज कर रही होगी। ये वाली बात समझ में आई। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। नॉर्मली जो सिंपल पेंडुलम होता है, मतलब ये वाला सेकंड हैंड पेंडुलम होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड के बराबर होता है। सपोज करो इसका टाइम पीरियड हो गया 2.02 सेकंड के बराबर, ठीक है, मान लो ऐसा हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। तो बच्चों अब इसको यहां से यहां तक जाने में 1.01 सेकंड लगेगा, लेकिन घड़ी तो उसको 1 सेकंड ही रीड करेगी। तो एक्चुअल जो टाइम था वो 1.01 सेकंड था, और घड़ी उसको कितना रीड कर रही है? 1 सेकंड। तो घड़ी स्लो हो गई ना, मतलब ज्यादा टाइम को कम बता रही है। समझ में आया? तो जब भी टाइम पीरियड बढ़ेगा घड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर जब टाइम पीरियड घट जाएगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगी। तो कम टेम्परेचर पर अगर इसको ऑपरेट करवाओगे तो घड़ी फास्ट हो जाएगी और टाइम गेन करेगी, और ज्यादा टेम्परेचर पे बच्चों घड़ी स्लो हो जाएगी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फिट हो गया? इस वाली लाइन को याद रखना। अब कितना स्लो होगी या कितना फास्ट होगी, इसके बारे में क्वेश्चन, मतलब इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं बच्चों। इस टाइम पीरियड को लेंथ में जो रिलेशन आएगा ना इनके चेंज में, तो dt डिवाइडेड बाई टी जो आएगा वो 1/2 dl डिवाइडेड बाई l के बराबर आएगा। g की वैल्यू में मैं कोई चेंज कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ऐसा आ जाएगा। अरे इसका लॉग ले लेना, ln t इज इक्वल टू ln 2 पाई प्लस का 1/2 ln l माइनस का 1/2 ln g। इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ln t का डिफरेंशिएशन t नीचे चला जाएगा, dt बाई t आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 ln के अंदर l है तो l नीचे चला जाएगा, dl अपॉन l आ जाएगा, ठीक है। और dl अपॉन l को क्या बोलते हैं हम? 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। अरे dl अपॉन l टेम्परेचर चेंज की वजह से लेंथ में चेंज आएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, इसके बराबर हो जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारे पास ना। तो बच्चों यहां पे dt जो है ना, वो dt इज चेंज इन t टाइम, ठीक है। टी टाइम में जो चेंज हो रहा है बच्चों, वो किसके बराबर हो रहा है? dt के बराबर। तो चेंज इन यूनिट टाइम कितना आएगा? चेंज इन यूनिट टाइम 1 सेकंड में कितना एरर आएगा? 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जो एरर आएगा वो dt बाई टी के बराबर आएगा, है ना, dt बाई टी के बराबर। तो चेंज इन टी नॉट टाइम, मान लो किसी ने 1 दिन में पूछा, तो 1 दिन का जो सेकंड बनेंगे ना उनको हम टी नॉट बोलेंगे। तो चेंज इन टी नॉट टाइम, टी नॉट टाइम में जो चेंज आएगा ना बच्चों, वो आएगा हमारे पास dt डिवाइडेड बाई टी इंटू टी नॉट के बराबर। यूनिटरी मेथड लगा दिया बस मैंने। dt बाई टी की वैल्यू बच्चों हमें ये दे रखी है, तो ये आ जाता है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी नॉट के बराबर, ठीक है, ये आ जाता है। तो अब इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? टाइम लॉस्ट और गेन, टाइम लॉस्ट और गेन्ड इन टी नॉट टाइम। टी नॉट मतलब जितने टाइम में पूछा है आपसे ना, उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी नॉट के बराबर। और कब गेन होगा कब लॉस होगा बच्चों, ये भी मैं आप लोगों के लिए लास्ट में कॉन्सेप्ट बना देता हूं। जब भी हाई टेम्परेचर पे बात करोगे आप ना, हाई टेम्परेचर पे घड़ी जो है क्या हो जाएगी? लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो मतलब उसको एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, घड़ी स्लो हो जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर स्लो होगी, इट विल लूज द टाइम, ठीक है, इट विल लूज द टाइम। तो बच्चों ये टाइम को लूज करेगी। और एट लो टेम्परेचर क्या होगा? लो टेम्परेचर पे अगर ऑपरेट करवाओगे
तो फास्ट हो जाएगी, इट विल गेन द टाइम, ठीक है, इट विल गेन दी टाइम, ठीक है, गेन दी टाइम, टाइम को बच्चों ये गेन कर लेगी। गॉट इट? ये वाली बात समझ में आ गई आपको? और कितना गेन करेगी या लूज करेगी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। तो अब हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर को राइज करवा दिया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो क्लॉक एक दिन के अंदर कितना टाइम लूज करेगी या गेन करेगी, ये पूछा है इन्होंने हमसे ना। तो करो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, एक दिन को हम जो है ना, वन डे जो है ना बच्चों, वन डे जो है उसको हम टी नॉट बोलेंगे, ये हमारा टी नॉट का काम करेगा। तो टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 3600, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 3600 इसके सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर। इतने टाइम में बच्चों कितना टाइम लूज करेगी या गेन करेगी ये बताना है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, लूज करेगी। तो टाइम लॉस्ट जो आएगा ना हमारे पास, जो लूज किया होगा इसने, वो आ जाएगा 1/2 अल्फा की वैल्यू पुट करो बच्चों यहाँ पे 10⁻⁻5 के बराबर है, 10⁻5 इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा कितना दे रखा है हमें, 10 डिग्री के बराबर, और टाइम दे रखा है बच्चों में 24 इंटू 3600 के बराबर, ठीक है। इसको बच्चों यहां से काट देते हैं, ये 12 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर टाइम लॉस्ट या गेन जो आ जाएगा, ये 2 जीरो एडजस्ट कर देते हैं, 3 एडजस्ट कर देते हैं, तो 10⁻2 बचेगा। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, और 12 3 36, और 7 कुछ ऐसा करके आ रहा होगा 4.32 सेकेंड। तो एक दिन के अंदर 4.32 सेकेंड लूज कर देगी, तो इट विल लूज द टाइम बाई 4.32 सेकेंड, स्लो हो जाएगी इतना। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे अब आप लोग? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इंक्रीजेस इन लेंथ बाई 1% when heated from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इफ अ थिन कॉपर प्लेट ऑफ एरिया, ये थिन है बच्चों, इफ अ थिन copper plate of area 2L into L is heated from 0 to 100 degree Celsius, the percentage increase in the area will be। अभी बच्चों एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट पढ़ाया नहीं है आपको ना, वो सब अभी पढ़ाऊंगा मैं उसको ना। इस वाले क्वेश्चन को बच्चों दोबारा में करेंगे, फिर हम आके ना उसको बाद में करेंगे, वो थोड़ा ऊपर आ गया है। चलो अब बात करते हैं बच्चों और कहां पे लीनियर एक्सपेंशन का यूज आता है। जब भी आप लेंथ मेजर कर रहे होते हो ना बाय अ मेटल स्केल, तो मेटल स्केल जो होता है ना बच्चों, मेटल का टेम्परेचर चेंज करने पे लेंथ चेंज होता है, उसका ना एक्सपेंशन होता है। तो मान लो एक वुड का पीस है, वुड का बच्चों जो अल्फा होता है ना बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ऑलमोस्ट हम इसका एक्सपेंशन नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। हम ये कहते हैं कि वुड का तो एक्सपेंशन हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे किसी एक स्केल से एक वुड का लेंथ मेजर करना था, सपोज करो ये लेंथ मुझे मेजर करनी है, तो यहाँ पर 0 लिखा होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मान लो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा के ना हम इसके बराबर कर देते हैं कि मान लो 11 सेंटीमीटर लेंथ आ रही थी। बच्चों कोई भी स्केल जो बनाया गया होता है ना, उसमें जो डिवीजन बनाए गए होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाए गए होते हैं, और उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन टेम्परेचर। जिस किसी भी डिवाइस को जब डिजाइन किया जाता है ना, तो उस पर जो मार्किंग की गई होती है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे की गई होती है। उस टेम्परेचर पे अगर आप उनके डिवीजन की लेंथ देखोगे तो वो एक्यूरेट आएगी, मतलब उस टेम्परेचर पे जिस पे कैलिब्रेशन किया गया उस टेम्परेचर पे कोई भी लेंथ मेजर करोगे तो ये आपको सही रीडिंग देगा। लेकिन अगर आप हायर टेम्परेचर पे कोई लेंथ रीड करवाओगे, कोई लेंथ अगर मेजर करवाओगे, तो बच्चों हायर टेम्परेचर पे क्या होगा कि 0 और 1 के बीच का गैप बढ़ जाएगा, तो 2 और 1 के बीच का, सारे डिवीजन के बीच का गैप बढ़ जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, वुड डज नॉट एक्सपेंड विद द राइज इन द टेम्परेचर बट ईच डिवीजन ऑन द मेटल स्केल वुड चेंज। तो हर एक डिवीजन जो होता है ना बच्चों मेटल स्केल पे, वो बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर तुम कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर कोई भी रीडिंग लोगे ना बच्चों, तो ये कम रीडिंग शो करेगा। क्यों? जैसे मान लो इसकी एक्चुअल रीडिंग 12 सेंटीमीटर है, सपोज करो, है ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, ये 0 तो आपको यहीं रखना है इसके सामने, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, ये सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 11 वाला बच्चों शायद हो सके इसके सामने आ जाए, तो ये कम रीडिंग दे रहा होगा। तो मेटल का जब भी स्केल होगा ना बच्चों, तो एट हायर टेम्परेचर मेटल का स्केल क्या करेगा बच्चों, कम रीडिंग देगा, रीडिंग कम देगा। और लो टेम्परेचर पे बच्चों ये डिवीजन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है, कैलिब्रेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो वो रीडिंग ज्यादा देगा। तो एट हाई टेम्परेचर जो इसकी जो मेजरमेंट होगी ना, जो आपने मेजरमेंट ली, वो मेजरमेंट बच्चों बेसिकली क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन मेजरमेंट जो आप लोगे वो लेस देन एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो, एक्चुअल लेंथ से कम मेजरमेंट देगा। और लो टेम्परेचर पे अगर आप कर रहे हो, वुड के पीस को अगर मेजर कर रहे हो, तो जो आपका जो मेजरमेंट आएगा ना, वो एक्चुअल से ज्यादा आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको रीडिंग पता करनी है कि रीडिंग होगी क्या,
तो मेजर्ड लेंथ जो आएगी ना वो एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाई एक डिवीजन से डिवाइड कर देना। अब डिवीजन ही चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लो डिवीजन एक्यूरेट है, तो जैसे मान लो एक्चुअल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई, अगर कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पर मेजर कर रहे हो तो हर एक डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर का होगा, तो इसका मेजर्ड लेंथ कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हर एक डिवीजन बढ़ जाएगा। ऊपर एक्चुअल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो 12 को 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो मेजरमेंट कम आएगा। तो वही तो मैं बता रहा हूं, हाई टेम्परेचर पर रीडिंग कम देगा ये, और लो टेम्परेचर पर रीडिंग ज्यादा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बच्चों, अ स्केल इज कैलिब्रेटेड टू मेजर द लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों ये सही रीडिंग देता है। इफ अ वुडन रॉड इज मेजर्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड उसकी लेंथ आई है 100 सेंटीमीटर, देन द ट्रू लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगी। तो आपने क्या किया है, एक वुडन रॉड को आपने इस स्केल से मेजर करवाया, और किस टेम्परेचर पे बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो 30 डिग्री सेल्सियस तो हायर टेम्परेचर हो गया। हायर टेम्परेचर पे ये जो रीडिंग दे रहा होगा वो एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा होती है, कम होती है। तो आप ये कहोगे कि सर देखो, मान लो ये वुडन का पीस है, एक्चुअल रीडिंग इसकी जो भी होगी वो यहाँ पे होगी। हायर टेम्परेचर पे क्या हो रहा होगा, हायर टेम्परेचर पे 100 सेंटीमीटर इसके सामने आ रहा होगा। ठीक है, 0 यहां आ रहा होगा। ये कब है, एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा हो रहा होगा। तो 20 पे क्या होगा, 20 पे ये डिवीजन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअल लेंथ कब देगा ये, 20 पे। अगर इसको ठंडा करें, ये तो 30 पे तो ये रीड कर रहा है, 100 सेंटीमीटर रीड करने का क्या मतलब है, 100वां डिवीजन इसके सामने आ रहा होगा। तो 20 पे क्या होगा, 20 पे 100 इधर आ जाएगा। तो यहां पे बच्चों इसके सामने 100 से बड़ा वाला डिवीजन आ रहा होगा। दैट मींस कि इसकी एक्चुअल लेंथ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो एक्चुअल लेंथ बच्चों 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है। और वैसे भी आप यहां से देख सकते थे, जो मेजरमेंट आता है ना वो छोटा आता है एक्चुअल लेंथ से। तो मेजरमेंट 100 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब एक्चुअल लेंथ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। तो ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर बच्चों इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है, सोचना है इसके बारे में एक बार ना। अब बात करते हैं बच्चों एरिया एक्सपेंशन के बारे में। मान लो हमें एक शीट दे रखी है, ये वाली एक शीट दे रखी है। इसका जो बच्चों एरिया होगा ना किसी भी टी टेम्परेचर पे, वो होगा L नॉट इंटू बी नॉट के बराबर। ठीक है, विड्थ इंटू लेंथ करके हमने इसका एरिया लिख लिया, ये ए नॉट हो गया। ये किसी भी टी टेम्परेचर पे। अब आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो बच्चों मॉलिक्यूल जो इधर अरेंज हो रखे होंगे वो इधर एक्सपेंड कर जाएंगे, तो ये इधर एक्सपेंड कर जाएगी। और जो मॉलिक्यूल बच्चों इधर जो अरेंज हो रखे होंगे गैप, तो उनके बीच का भी बढ़ेगा, तो इधर भी एक्सपेंड कर जाएगी। तो अब इसकी जो नई लेंथ होगी ना बच्चों वो अलग हो जाएगी, और नई विड्थ मतलब जो इसकी नई विड्थ और लेंथ दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये भी अलग हो जाएगी। तो अब जो इसका नया एरिया आएगा ना बच्चों, वो नई लेंथ इंटू नई विड्थ के बराबर आएगा। नई लेंथ को लिख सकता हूं मैं L नॉट 1 प्लस का अल्फा एक्स डेल्टा टी, और नई विड्थ को लिख सकता हूं बी नॉट 1 प्लस का अल्फा वाई डेल्टा टी के बराबर। तो बेसिकली मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन को मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं। इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट मैं अल्फा के बराबर बोल रहा हूं, कि इधर वाली जो डायमेंशन होगी ना वो अल्फा एक्स, और इस डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन होगा मैं उसको अल्फा वाई बोल रहा हूं। तो बच्चों मेरे पास जो नया एरिया आ जाएगा ना वो आ जाएगा L नॉट इंटू बी नॉट। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो एक तो 1 आएगा, जब ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। एक आएगा बच्चों अल्फा एक्स प्लस का अल्फा वाई इंटू डेल्टा टी। एक तो टर्म, दो टर्म ये आएंगे, और एक टर्म और आएगा बच्चों दिस इंटू दिस। वो बहुत छोटा टर्म होगा। ठीक है, एक छोटा टर्म और आ रहा होगा, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा ना बच्चों, एरिया इज इक्वल टू, इसको मैं ए नॉट लिख दूं, ए नॉट 1 प्लस का अल्फा एक्स प्लस का अल्फा वाई इंटू डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बच्चों इसको हम लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस का बीटा डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, ए को लिख देंगे हम ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस का बीटा डेल्टा टी के बराबर। जो बीटा की वैल्यू है ना बच्चों, बीटा को बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। जैसे उसको लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोल रहे थे ना अल्फा को, इसको एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों ना, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो बच्चों बीटा जो होगा वो अल्फा एक्स प्लस का अल्फा वाई के बराबर होगा। अगर बच्चों अल्फा एक्स और अल्फा वाई बराबर है अल्फा के, तो बीटा जो आ जाएगा ना वो 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू आप लिख सकते हो ए नॉट 1 प्लस का 2 अल्फा डेल्टा टी के बराबर। इस तरीके से आप एरिया को लिख सकते हो। तो बीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा के बराबर होता है। तो जो एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है ना वो डबल होता है। देखो बच्चों एक चीज का ध्यान देना, डेल्टा एल अपॉन एल जो होता है ना वो अल्फा डेल्टा टी होता है। डेल्टा ए अपॉन ए जो होता है ना बच्चों वो बीटा डेल्टा टी होता है, मतलब ना, या इसको लिख सकते हो 2 अल्फा डेल्टा टी होता है। तो अगर कोई तुमसे बोले कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर आपको दे रखा है और परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछा है, तो बच्चों वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम पीछे छोड़ के आए हैं, जिसको मैंने बोला था कि मैं बाद में करवाऊंगा। यहां पे बच्चों मेरे को ये दे रखा है, अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल इज इंक्रीजेस बाई 1%।
फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे 1% से लेंथ इंक्रीज हो रही है। देन थिन कॉपर प्लेट ऑफ एरिया, अब यहाँ पे एरिया इसका दे रखा है कुछ ए मान लेते हैं, वो भी बच्चों कितने परसेंट से इंक्रीज होगी ये पूछा है इन्होंने। बच्चों मेरे को ये पता है कि जो dl डिवाइडेड बाई l इंटू 100 है ना, वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, 1% के बराबर दे रखा है। अच्छा dl बाई l होता किसके बराबर है, अल्फा dt के बराबर, दैट इंटू 100, ये बच्चों हमें 1% के बराबर दे रखा है। da डिवाइडेड बाई a जो होगा बच्चों, दैट इंटू 100, ये किसके बराबर होगा, da बाई a जो होता है ना वो 2 अल्फा dt के बराबर होता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2% के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1% है, तो यहाँ पे बस 2 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद बाकी चीज तो सेम है, तो 2% बच्चों इसके एरिया में चेंज आएगा। तो अगर लेंथ में चेंज 1% है तो एरिया में चेंज 2% के बराबर होगा, अगर सेम मटेरियल का बॉडी है और उसको आप सेम टेम्परेचर तक चेंज कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो इजी क्वेश्चन था बच्चों, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। एरिया एक्सपेंशन हो गया बच्चों। एरिया एक्सपेंशन में एक चीज का ध्यान देना, अगर मान लो आपको एक डिस्क दी, ठीक है, डिस्क समझते हो, जैसे रोटी, रोटी होती है ना, मतलब डिस्क होती है, उसको ना डिस्क बोलते हैं, उसके अंदर आपने एक होल कर दिया, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दिया आपने, होल कर दिया, ये एक होल कर दिया आपने ना डिस्क के अंदर, तो ये एक डिस्क थी और इसके अंदर आपने होल कर दिया। तो बच्चों यहां पे होता क्या है कि अगर इस होल का रेडियस a के बराबर है और बड़े वाले का जो रेडियस है बच्चों अगर मान लो b के बराबर है, और इनके बीच की जो थिकनेस है अगर वो मान लो c के बराबर है या t के बराबर है, ये थिकनेस t के बराबर है, ये b के बराबर है, ये a के बराबर है, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बच्चों a b एंड t ऑल विल इंक्रीज, ठीक है, ऑल विल इंक्रीज, इन सब का टेम्परेचर चेंज के साथ बच्चों ये सब बढ़ेंगे। मतलब जो बीच वाला होल है ना बच्चों, उसका भी एक्सपेंशन होगा, बड़े वाले का भी एक्सपेंशन होगा, और बीच की जो थिकनेस है ना उसका भी होगा। तो मतलब आपको ये करना है कि जब भी ऐसा होल वगैरह दे रखा हो ना, तो होल वाले पार्ट को आपको ऐसे कंसीडर करना है कि वहां भी मटेरियल फिल कर रखा हो, ठीक है, सेम तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे देखो बच्चों, इसकी जो अंदर वाली रेडियस होगी ना वो हो जाएगी a1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी के बराबर, और बाहर वाली जो रेडियस होगी ना बच्चों वो हो जाएगी b1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी के बराबर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा b डैश माइनस का a डैश, जिसको मैं बोल दे रहा हूं t डैश, वो हो जाएगा बच्चों, जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना, देखो तुम सॉल्व करके देखना, b माइनस ए कॉमन आ जाएगा और ये 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, और b माइनस का ए किसके बराबर था, पुरानी वाली थिकनेस के बराबर, तो ये हो जाएगा t टाइम्स 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी के बराबर। मतलब ये हुआ कि होल का भी सेम तरीके से एक्सपेंशन होगा, जैसा मतलब खाली जगह का भी सेम तरीके से एक्सपेंशन होगा जैसे कि वहां पे मटेरियल फिल कर रखा होता। इसमें बच्चों एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे मान लो आपको एक शीट दे रखी है और उसमें बच्चों आपने ऐसे 2 होल बना दिए, इसकी रेडियस बच्चों आपने a के बराबर बोल दी, इसकी रेडियस आपने b के बराबर बोल दी, और इनके बीच का गैप आपने c के बराबर बोल दिया। अब बताओ इसको टेम्परेचर चेंज इंक्रीज करने पे क्या होगा, अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एबीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, बता सकता है कोई मेरे को, एबीसी पे? तो बच्चों इसका भी आंसर यही है कि ऑल विल इंक्रीज। इसका क्यों है ये आंसर, सारे के सारे इंक्रीज क्यों करेंगे बच्चों? देखो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये दोनों होल जो है ना ये अपनी जगह पे ही ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो बीच वाला गैप कम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को सी वाला घटता हुआ समझ में आता है, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया कि होल का भी एक्सपेंशन सेम तरीके से होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होता कि जैसे ये एक होल हो गया एक ही होल हो गया तो ये ऐसे एक्सपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है, होल के सेंटर फिक्स थोड़ी है, ये पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं, समझ गए, ये एक्सपेंड करते हुए दूर हटते हैं, इसलिए बच्चों ये जो गैप है ना ये वाला भी एक्सपेंड करेगा। तो मतलब मटेरियल का एक्सपेंशन होगा अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, चाहे उसमें होल क्यों ना हो, होल का भी एक्सपेंशन सेम तरीके से कंसीडर करना है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो ये हमें दे भी रखा है, लो यही क्वेश्चन है। तो टू होल ऑफ रेडियस ए बी एंड सी आर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल विल इंक्रीज, तो ए भी बढ़ेगा बी भी बढ़ेगा और सी भी बढ़ेगा, तो सी विल डिक्रीज सी विल इंक्रीज, ए एंड बी विल डिक्रीज सी विल डिक्रीज एंड ए एंड बी, तो सी विल इंक्रीज, सी भी जो है इंक्रीज करेगा। बहुत सारे बच्चों को ये सी जो है घटता हुआ फील होता है, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, वो अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड करके नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। जो वॉल्यूम आता है ना बच्चों वी नॉट 1 प्लस का अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस का अल्फा जेड डेल्टा टी के बराबर होता है। वॉल्यूम को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट 1 प्लस का गामा डेल्टा टी के बराबर। ये जो गामा होता है ना बच्चों इसको बोलते हैं अल्फा एक्स प्लस का अल्फा वाई प्लस का अल्फा जेड। अगर बच्चों अल्फा एक्स अल्फा वाई के बराबर है और ये अल्फा जेड के बराबर है, मतलब ये अल्फा के बराबर है,
तो गामा जो होगा ना बच्चों वो 3 अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो आएगा बच्चों वी नॉट 1 प्लस का 3 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो आप इसको, और इसको लिख सकते हो वी नॉट 1 प्लस का गामा डेल्टा टी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बच्चों वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं। यहां पे बच्चों ध्यान रखना कि जो डेल्टा वी होता है ना वो वी नॉट गामा डेल्टा टी के बराबर होता है। अगर आपको डेल्टा वी बाई वी लिखना है तो बच्चों वो गामा डेल्टा टी के बराबर होगा, और गामा तुम्हें पता है कि वो 3 अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो जैसे अभी हमने एक एरिया वाला क्वेश्चन किया ना, एरिया में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज 1% आ रहा है तो एरिया में 2% आया था। इसी तरीके से वॉल्यूम में जो परसेंटेज चेंज, अगर कॉपर का ही अगर आप एक क्यूब बनाओगे ना तो उसकी जो सेम टेम्परेचर चेंज करने पर 3% का चेंज आएगा। ठीक है, सेम मटेरियल का सेम टेम्परेचर चेंज अगर कर रहे हो तो 1%, 2%, 3% का इस तरीके का रेशियो इनमें रहेगा। तो ये बच्चों वॉल्यूम का चेंज आ गया हमारे पास ना, वॉल्यूम इस तरीके से चेंज होता है। तो ये एक्सपेंड करेगा, उसका वॉल्यूम जो है इस तरीके से बढ़ जाएगा वी नॉट गामा डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाई 0.15% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाई 24 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज, अल्फा की वैल्यू पूछी है। देखो उन्होंने लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट पूछा है। अच्छा, ये जो गामा होता है ना बच्चों इसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं गामा को। अब बच्चों यहां पे जो है ना वॉल्यूम ऑफ द मेटल स्फीयर कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो डीवी डिवाइडेड बाई वी इंटू 100, ये किसके बराबर दे रखा है, 0.15 के बराबर दे रखा है, 0.15% के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो डीवी डिवाइडेड बाई वी जो आ जाएगा हमारे पास बच्चों वो 0.15 डिवाइडेड बाई 100 के बराबर आ जाएगा। और डीवी बाई वी क्या होता है बच्चों, गामा डेल्टा टी के बराबर। तो 0.15 डिवाइड बाई 100 आ गया। डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों कितनी है, 24 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो गामा जो कि 3 अल्फा के बराबर होता है वो आ जाएगा हमारे पास 0.15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 24। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर। और यहाँ पे 3 से डिवाइड और कर देना है क्योंकि 3 अल्फा था ना, 3 इधर चला जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू इसको बच्चों करीब करीब मैं 50 इंटू 10⁻⁻⁵ लिख दूं डिवाइडेड बाई 24। तो 24 से करीब करीब 2 बार कटेगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो अल्फा की वैल्यू वेरी क्लोज टू 2 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस के बराबर आ रही होगी। तो ये अल्फा की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस के बराबर। बी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डेंसिटी, वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। बच्चों अगर कोई भी सब्सटेंस है ना तो उसका जो मास होता है ना, मास वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। मास टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। आप टेम्परेचर चेंज करो मास चेंज ही नहीं होगा, मास टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। मास जो होता है बच्चों वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और हमें पता है कि वॉल्यूम जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना। ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर उसका गामा पॉजिटिव है, गामा मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और मास बच्चों टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है ये वाली चीज, तो डेंसिटी को भी चेंज होना पड़ेगा। तो मान लो बच्चों कि मास को मैंने लिख दिया इनिशियल डेंसिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम, और ये हो जाएगा बच्चों टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो डेंसिटी आ गई ना दैट इंटू नया वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा। और नया वॉल्यूम हमें पता है कैसे लिखते हैं, वी नॉट 1 प्लस का गामा डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग वी को। तो बच्चों हमें नया वॉल्यूम पता है। अब हम क्या करेंगे कि हमने दोनों फॉर्मूले रख दिए, मास को लिखा रो नॉट वी नॉट, और यहाँ पे लिख दिया रो इंटू नया वॉल्यूम वी नॉट 1 प्लस का गामा डेल्टा टी। तो रो को बच्चों मैंने एक तरफ रखा, वी नॉट को मैंने वी नॉट से वी नॉट काटा, ये आ जाएगा रो नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस का गामा डेल्टा टी। बच्चों अगर गामा पॉजिटिव है तो ये डेंसिटी घटेगी। तो जनरली जो डेंसिटी होती है ना वो डिक्रीज करती है विद द राइज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटती है। लेकिन वाटर के लिए जो डेंसिटी का जो ग्राफ आता है ना बच्चों वो कुछ ऐसा आता है कि पहले डेंसिटी बढ़ती है और फिर घटती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर के लिए। तो वाटर का थोड़ा सा एक्सेप्शन है बच्चों, इस वाले केस को दिमाग में रखना। 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद डेंसिटी घटती है। अगर यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कम हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटता है और फिर उसके बाद बच्चों फिर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो गामा के बारे में भी यहाँ से हमें आइडिया थोड़ा लग जाएगा। तो ये वाटर वाला केस आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब बच्चों वाटर ओवरफ्लो के बारे में बात करते हैं। मान लो एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने कंटेनर का जो अंदर वाला खाली वाला वॉल्यूम था ना वो वी नॉट के बराबर था। आपने बच्चों पूरा उसको ऊपर तक फिल कर लिया, वाटर हो या कोई लिक्विड हो उसको आपने पूरा का पूरा फिल कर लिया। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना बच्चों तो जो अंदर जो लिक्विड है ना उसका एक्सपेंशन होगा, है ना, लिक्विड का एक्सपेंशन होगा।
अब लिक्विड का एक्सपेंशन होगा तो बच्चों मैंने तुम्हें ये बताया कि खाली जगह का भी सेम तरीके से एक्सपेंशन होता है, तो कंटेनर के अंदर जो खाली जगह है ना उसका भी एक्सपेंशन होगा। तो बच्चों जो कंटेनर के अंदर वाला जो खाली पार्ट है ना उसका उसी तरीके से एक्सपेंशन होगा जैसे वहां पर मटेरियल भरा होता है। तो कंटेनर के अंदर वाला खाली पार्ट कितना है, वी नॉट वॉल्यूम का, और वाटर का वॉल्यूम भी कितना है, वी नॉट के बराबर। तो बच्चों जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो है ना वो हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस का गामा ऑफ द लिक्विड इंटू डेल्टा टी के बराबर। और जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना, जो खाली वाला पार्ट था, उसका वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस का गामा ऑफ द कंटेनर इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो बच्चों जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, गामा ऑफ द लिक्विड मतलब वी नॉट गामा ऑफ द लिक्विड इंटू डेल्टा टी के बराबर। और कंटेनर के वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, कंटेनर के में तो वी नॉट गामा ऑफ द कंटेनर इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो दोनों के वॉल्यूम में बच्चों इतना इतना चेंज हुआ है। अब जिसका गामा ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? पहले दोनों का वॉल्यूम बराबर था, अंदर वाला और लिक्विड जो भरा हुआ था वो सेम वॉल्यूम तक भरे हुए थे। लेकिन मान लो अगर गामा ऑफ द लिक्विड जो है ज्यादा है, गामा ऑफ द लिक्विड अगर ज्यादा है तो लिक्विड का वॉल्यूम बच्चों ज्यादा चेंज होगा, है ना, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो देयर विल बी ओवरफ्लो। और वॉल्यूम का जो ओवरफ्लो होगा ना बच्चों वो इन दोनों के वॉल्यूम का जो चेंज है ना उसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो वो आ जाएगा बच्चों वी नॉट गामा ऑफ द लिक्विड माइनस का गामा ऑफ द कंटेनर इंटू डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। बच्चों इसको कई बार गामा एपेरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये गामा एपेरेंट का कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो गामा ऑफ द लिक्विड माइनस का गामा ऑफ द कंटेनर को ही गामा एपेरेंट बोला जाता है। इसको ध्यान में रखना, जेईई मेन में पूछा जा सकता है, काफी टाइम से पूछा नहीं गया है ना। अगर बच्चों कंटेनर का गामा ज्यादा होगा, कंटेनर अगर ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है बच्चों, तो इन दैट केस लिक्विड का लेवल जो है गिरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों वाटर ओवरफ्लो के केसेस हम यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों, आज हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक चल रहा है, अब उसको कुछ क्वेश्चंस करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जो थर्मल एक्सपेंशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें टेम्परेचर, बॉडीज के टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करती है, ठीक है। थर्मोमीटर का ये बल्ब होता है बच्चों, ये वाला पार्ट, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है, मर्क्यूरी यहाँ पे भरा होता है। और बच्चों ये एक अंदर थिन ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी जो है ऊपर राइज कर सकता है। बच्चों जब आप इसको किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में रखते हो तो मर्क्यूरी का एक्सपेंशन होता है और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो एक लेवल पे जाके रुक जाता है। तो बच्चों इस तरीके से थर्मोमीटर को जो है, थर्मोमीटर में ये तो प्रिंसिपल है जो यूज होता है। अब थर्मोमीटर डिजाइन कैसे होता है, आपने देखा होगा कुछ थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, कुछ फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, या कोई और थर्मोमीटर अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें जो उनका ध्यान रखना है आप लोगों को ना। सबसे पहले इस थर्मोमीटर को डाला जाता है आइस और वाटर के मिक्सचर में। आइस और वाटर के मिक्सचर में डालने पे अगर इस थर्मोमीटर में मरकरी का जो लेवल है वो यहां तक आ रहा है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को बोला जाता है बच्चों आइस पॉइंट। फिर इसको डाला जाता है उबलते हुए पानी के अंदर, उबलते हुए पानी में मरकरी जो है यहां तक राइज करेगा, तो इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट। बच्चों ये जो पहला वाला जो लेवल था ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे वाले लेवल पे लिख देते हैं बच्चों हम 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके बीच में 100 डिवीजन बना देते हैं हम। कितने डिवीजन बना देते हैं, 100 डिवीजन हम लोगों ने यहाँ पे बना दिए। और हर एक डिवीजन कितना रीड कर रहा है, हर एक डिवीजन कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो जब पहला डिवीजन ये 0 डिग्री हो गया, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 100वां डिवीजन हमारा यहाँ पे आ रहा होता है। अब सपोज करो मुझे एक दूसरा स्केल डिजाइन करना है, मतलब ना सपोज करो कि मैं एक कंट्री का राजा हूं, ठीक है, मेरी एक कंट्री है जिसका नाम है कैलाशा, ठीक है, और उस कंट्री में बच्चों मैं हूं वहां का राजा, और हमारे यहाँ की जो प्रजा है ना बच्चों वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है सपोज, और मैंने थोड़ा सा बाहर की दुनिया में गया और मैंने ये थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट देखा, तो मैंने कहा कि चलो इस थर्मोमीटर बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, और हमारे यहाँ यूनिट जो रखेंगे ना, क्योंकि हम कैलाशा हैं तो मतलब के से स्टार्ट करेंगे, सपोज ना हमारे यहाँ यूनिट जो होगी के होगी, या कुछ और बोल देते हैं महंगा, कुछ भी ना यूनिट रख देते हैं, ठीक है, हम मान लो महंगा रख दीजिए ना, तो एम महंगा, एम फॉर महंगा, ठीक है, एम फॉर महंगा, एम फॉर किसके लिए बच्चों, महंगा, महंगा मुझे पता नहीं क्या होता है, ठीक है, ऐसे मैंने एक नया नाम रख दिया कि हम डिग्री सेल्सियस में, मैंने अपने यहाँ की प्रजा को बताया नहीं कि डिग्री सेल्सियस नाम की भी कोई चीज होती है, हमने कहा कि हम टेम्परेचर को महंगा में मेजर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जब आइस और वाटर का मिक्सचर होगा हम उसको 10 महंगा बोलेंगे। तो जैसे तुम्हारे दिमाग में आता है ना कि ठंडा पानी है, आइस वाटर का मिक्सचर है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमारी प्रजा के दिमाग में आएगा 10 महंगा, या इसका टेम्परेचर 10 महंगा है। और जब बॉइलिंग वाटर है उसको हम बोलेंगे 60 महंगा के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 महंगा बोला और इसको हमने 60 महंगा बोला। तो बच्चों क्लियरली मेरे को समझ में आ रहा है कि जो ये जो लेंथ है, मैंने 10 महंगा और 60 महंगा के बीच में कितने डिवीजन होंगे, 50, तो मैंने यहाँ पे 50 डिवीजन बनाए होंगे, ठीक है, कितने डिवीजन बनाए होंगे, मैंने यहाँ पे 50 डिवीजन बनाए होंगे। तो इसमें एक डिवीजन जो है यहाँ के 2 डिवीजन के बराबर हो गया, नहीं हो गया, मतलब अगर इस पे अगर मान लो 2 डिग्री सेल्सियस पे गए तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर गए, 1 महंगा ऊपर गए होंगे हम ना, तो ये 10 महंगा हो गया, तो यहाँ पे 11 12 13 14 ऐसे आएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस को क्या रीड कर रहा होगा, 10 महंगा, 100 डिग्री सेल्सियस को क्या रीड कर रहा होगा, 60 महंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मेरे को एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि अगर मान लो कोई टेम्परेचर चेंज यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो हमारे 1 महंगा के डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चों जितने डिवीजन यहाँ के जितने डिवीजन के बराबर होते हैं ना, वो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। मान लो यहाँ पे 10, जैसे बच्चों यहाँ पे
1 डिग्री सेल्सियस आएगा। यहाँ पे जो 2 डिग्री सेल्सियस होगा ना वो यहाँ के पहले डिवीजन के सामने होगा, क्योंकि देखो सेम लेंथ के तुमने 50 हिस्से किए, सेम लेंथ के तुमने 100 हिस्से किए, तो इसका एक इसके 2 हिस्से इसके एक हिस्से के बराबर होंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस 1 और 2 डिग्री सेल्सियस के सामने उसका पहला डिवीजन आ रहा होगा। तो यहाँ 10 महंगा था, यहाँ पे 11 महंगा हो जाएगा। तो 11 महंगा जो होगा ना वो 2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। 3 4 डिग्री सेल्सियस और अदर महंगा पे कौन सा वाला डिवीजन आ रहा होगा, दूसरा डिवीजन। तो 10 11 12 महंगा जो होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो बच्चों अगर मैं ऐसे कोई नया स्केल डिजाइन करना चाहता हूं तो मैं इनके आपस में कन्वर्जन कैसे करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। बच्चों किसी भी स्केल पे टेम्परेचर तुमने कोई मेजर किया, उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसी दूसरे स्केल पे, तो उस टेम्परेचर को तुम यहां पे रखोगे। दैट टेम्परेचर माइनस का आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट माइनस का आइस पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक स्केल पे टेम्परेचर माइनस का उसका आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट माइनस का आइस पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है। जैसे जो फारेनहाइट होता है ना बच्चों, उसका जो आइस पॉइंट होता है वो 32 फारेनहाइट होता है, और स्टीम पॉइंट जो होता है वो 212 फारेनहाइट होता है। इसमें कितने डिवीजन करते हैं हम लोग, 180 डिवीजन। इसके 100 डिवीजन जो होते हैं ना वो इसके 180 डिवीजन के बराबर होते हैं। किसके, 100 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस, वो 180 डिवीजन ऑन फारेनहाइट पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बच्चों कन्वर्जन अगर कभी पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो फारेनहाइट पे 180 डिग्री सेल्सियस के 180 फारेनहाइट के डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस, आई एम नॉट सेइंग द टेम्परेचर। तो बच्चों एक दिस फॉर्मूला और एक ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन बच्चों मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे फारेनहाइट में दे रखा है बच्चों ना, तो फारेनहाइट के कितने टेम्परेचर के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा बच्चों, ये आप लोगों को बताना है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, देखो 100 डिवीजन जो होते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, वो 180 डिवीजन ऑन फारेनहाइट के बराबर होता है। तो 25 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 45 डिवीजन ऑन फारेनहाइट स्केल। तो यहां पे बच्चों 45 फारेनहाइट के बराबर डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस जब भी पता करना है ना बच्चों, एक डिफरेंस को दूसरे डिफरेंस में अगर कन्वर्ट करना है बच्चों तो इससे करना। ठीक है, दूसरा तरीका बच्चों क्या है इसको करने का, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस का 0, स्टीम पॉइंट क्या, आइस पॉइंट क्या होता है डिग्री सेल्सियस पे 0, स्टीम पॉइंट होता है 100 माइनस का 0 इज इक्वल टू फारेनहाइट पे टेम्परेचर माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस का 32। तो बच्चों ये 100 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, 180 को बदल जाओ तो फारेनहाइट पे जो टेम्परेचर आता है ना बच्चों वो हमारा आता है 180 डिवाइडेड बाई 100, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। ये बच्चों हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है किसका, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। तो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का अगर कभी भी कन्वर्जन करना है तो टी एट फारेनहाइट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बच्चों 0 से 0 काट देंगे, 9/5 टी एट डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। तो इसको रट्टा नहीं मानना है आपको ना, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला, जो अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया ये वाला ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, टी माइनस का टी आइस पॉइंट डिवाइड बाई टी स्टीम माइनस का टी आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब बच्चों अगर कई बार आपसे इनका ग्राफ पूछा जा सकता है, तो अगर आपको बोले कि फारेनहाइट मैंने इस वाले स्केल पर रखा फारेनहाइट और यहाँ पे रखा मैंने डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों डिग्री सेल्सियस यहाँ है, फारेनहाइट है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा ना। ठीक है, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, एक चीज देख रहे हो ये दोनों बराबर कहां पे हो रहे होंगे, कहीं हो रहे होंगे बराबर ना, तो इधर कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाला बच्चों जो ग्राफ आएगा बच्चों को कुछ हमारा इस तरीके से आ जाएगा, टी फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। चलो, तो ये ग्राफ वगैरह भी बना दिया। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना चाहो तो एक काम करना, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो 32 फारेनहाइट के बराबर होता है। 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेना फारेनहाइट में, तो 25 का डिफरेंस हो गया, उधर जो आए टेम्परेचर उसमें से 32 माइनस कर देना, वो डिफरेंस पता लग जाएगा, वो 45 के बराबर ही आएगा। ठीक है, वो दूसरा मेथड हो जाएगा। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन है बच्चों, द ग्राफ ए बी शोज अ फिगर इज प्लॉट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट। तो अभी हम लोगों ने फारेनहाइट वाला देखा था, फारेनहाइट वाला आया था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32, ये आया था। ठीक है, ये आया था ना हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो एक काम करो, इसको कन्वर्ट कर लो, डिग्री सेल्सियस को इधर रखो, 5/9 फारेनहाइट
माइनस का 32, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो बस इसका स्लोप जो आ जाएगा वो 5/9 के बराबर आ जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन ये भी 5/9 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस हमने इस पर रखा है ना और फ़ारेनहाइट को इस पर रखा है, तो अब यहाँ पे 5/9 के बराबर आ जाएगा। y इक्वल टू mx प्लस का c वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा जाएगा, और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का बनाओगे तो इधर से जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बच्चों एक और क्वेश्चन है, टू थर्मोमीटर्स x एंड y हैव आइस पॉइंट मार्क्ड एज 15 डिग्री एंड 25 डिग्री। स्टीम पॉइंट उनके दे रखे 75 और 125 डिग्री रेस्पेक्टिवली। व्हेन थर्मोमीटर x मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बाथ एज 60 डिग्री, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ y। तो बच्चों x वाले पे जो टेम्परेचर है ना वो हमें 60 डिग्री दे रखा है और हमें y वाले पे टेम्परेचर पता करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास T माइनस का T आइस डिवाइड बाई T स्टीम माइनस का T आइस, इसको हम दोनों के लिए लगा देंगे। ये कांस्टेंट होता है ना, तो अब इसको सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। तो मेरे को ये पता है x वाले पे टेम्परेचर कितना मेजर किया मैंने 60, ये दे रखा है ना। उसका आइस पॉइंट कितना है बच्चों 15, स्टीम पॉइंट कितना है बच्चों 75, आइस पॉइंट 15 इज इक्वल टू y वाले पे टी वाई बोल देंगे माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 125 माइनस का 25। बस आइस पॉइंट और ये स्टीम पॉइंट है y वाले का, ये आइस पॉइंट है y वाले का। ठीक है, बस वैल्यूज ढंग से पुट कर देना। नीचे आ जाएगा बच्चों 60 और ऊपर आ जाएगा 45, तो ये आएगा 3/4 इज इक्वल टू टी माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 100। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100 डिग्री के बराबर, और ये टी कौन सा वाला है y वाले पे जो मेजरमेंट आ रहा होगा, तो टी वाई जो हमारे पास 100 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों मैंने ना अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह गया बायोमेटेलिक स्ट्रिप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जेईई मेन में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चों जब दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप्स को आप एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हो, इनकी विड्थ अगर डी के बराबर है और इनकी दोनों की लेंथ बराबर है, लेकिन इनके अल्फा दोनों के डिफरेंट है क्योंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है, तो टेम्परेचर चेंज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग अमाउंट से होता है। तो जिसका अल्फा ज्यादा होता है ना उसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है, जिसका अल्फा कम होता है उसका एक्सपेंशन कम होता है। तो जिसका अल्फा कम होता है एक्सपेंशन कम होने की वजह से वो अंदर की साइड आ जाती है, और जिसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है वो बाहर की साइड आ जाती है, और ये आर्क बन जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे अल्फा 1 बड़ा मान लिया मैंने अल्फा 2 से, तो ऊपर वाली रॉड का ज्यादा एक्सपेंशन होगा, इसका कम होगा, तो ऊपर वाली रॉड बच्चों इस तरीके का आर्क बना लेगी। ठीक है, इस तरीके का आर्क बन जाएगी। तो जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो बाहर की तरफ होगी, और जिसका अल्फा छोटा होगा वो अंदर की तरफ होगी, और इस तरीके का आर्क आपके पास बन जाएगा। इस आर्क की जो रेडियस है ना बच्चों, उसका डेरिवेशन नहीं कराया, इसकी आर्क की रेडियस का फॉर्मूला याद रखना, डी डिवाइडेड बाई अल्फा 1 माइनस का अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा ना उसकी लेंथ ज्यादा घटेगी, और जिसका अल्फा कम है उसकी लेंथ कम घटेगी। तो अब कम अल्फा वाला बाहर की तरफ होगा और ज्यादा अल्फा वाला अंदर की तरफ होगा। टेम्परेचर घटाने पे ज्यादा अल्फा वाला अंदर, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा अल्फा वाला बाहर होगा। ठीक है, ये बच्चों आप इनको थर्मोस्टेट में यूज किया जाता है, इसको बायोमेटेलिक स्ट्रिप को। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया कभी भी, मतलब थर्मोस्टेट वगैरह से रिलेटेड पूछा जाए तो उसमें पहले बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज की जाती थी टू रेगुलेट द टेम्परेचर बाय बेंडिंग एंड ओपनिंग और क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच टू टर्न अ हीटिंग और कूलिंग सिस्टम ऑन और ऑफ। तो किसी भी जगह पे अगर आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो जब भी हीटिंग या कूलिंग को आपको मतलब क्या करना है, रेगुलेट करना है, तो आप बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज कर सकते हो, जिससे कि बैंड होके बच्चों स्विच को मतलब क्लोज या स्विच को ऑन कर देती है। टेम्परेचर जैसे ही इसकी एक रेंज होती है, उस रेंज में मतलब ये स्विच क्लोज या ओपन करने के काम आता है। तो ये थर्मोस्टेट का कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको भी ध्यान में रखना। तो बच्चों ये हो गया आपके 2 टॉपिक कंप्लीट, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। इस वन शॉट रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अब लगाने पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे बच्चों, मैं बता ही चुका हूं, अगर आप यहां तक एंड तक आए हो तो 1500 जेईई मेन के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो पे जाओ, जाके इन 1500 जेईई मेन के पीवाईक्यूज में से कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के पीवाईक्यूज को चुन चुन के खत्म कर डालो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बच्चों हमारा हीट ट्रांसफर का होगा, उसके बाद एंड सो ऑन हम चलते जाएंगे। मेरी कोशिश पूरी है कि आपका जेईई मेन से जस्ट पहले आपका ये ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को वन शॉट रिवीजन वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। ऑल्टरनेट डेज हो रहे हैं जिससे कि आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सको। फिजिक्स का बच्चों इतना काम अगर आप लोगों ने कर लिया, और अगर आप चाहते हो अच्छे टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करना चाहते हो फिजिक्स के, तो मेरा वो चैम्प क्रैश कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर लाइव डिस्कशन होता है टेस्ट वगैरह का, आप आके टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी बाई कर सकते हो मेरी ना। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।